हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, सब बढ़िया। चकाचक, चकाचक होना चाहिए सर लाइफ में, और कुछ हो कि ना। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कैसा है? हम बढ़िया। हाँ, मौज में तो रहना पड़ता है ना सर। मौज में रहेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा सर। इफ विल नॉट स्टे इन मौज तो फिर दुख ही दुख है ना सर। फिर तो कुछ बचेगा नहीं सर। समझे कि नहीं समझे? दुख के तो होने बहुत सारे कारण है ना सर, दुखी होने के। आप ही समझो सर। आपको दुखी होने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किताबें खोल दोगे, है ना, तो भाई हो गया। कुछ पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली दुख आ जाएगा। सो द इशू इज अबाउट स्टेइंग इन मौज। तो फिर हम मौज में रहे तो हमारे लिए अच्छा है। सही कि गलत है ना? बी इन मौज, स्टे इन मौज। वो कल डिस्कस किया था हमने। नौफान नौफान कल थे नहीं, पर कल बताया था, शाम के बैच में बताया था, सुबह के बैच में बताया था कि चाचा को उठवा के, चाचा को मतलब आर्मी का कोई जनरल था, उसको उठवा के शाम की बैच में डिस्कस किया था। हाँ, 7:30 बजे कल। कल शाम की घटना थी, 7 बजे आसपास। किसी ने मतलब वो इन शॉर्ट्स पे आया था कि उठवाया, और खतरनाक बंदा है सर ये, है ना? वो दुनिया भर के अंदर एग्जीक्यूशन कराता है सर, पर पकड़ा जाता है सर। एग्जीक्यूशन वैसा करो जो पकड़ा ना जाए सर। समझे? प्रॉब्लम क्या है कि इसके कांड बाहर पड़ जाते हैं कि इसने करवाया, पर तो मेरे को लगा है जानबूझ के करवाते होंगे, मतलब पकड़ाने के लिए, क्योंकि लेट दैट फियर कंटिन्यू कि इसने ही करवाया था, कोई उसको उखाड़ नहीं पाता, है ना? बड़ा दौर बड़ा डेंजर चल रहा है सर। संभाल के रहिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्या है वो टाइटल है ना सर, टैगलाइन। समझे नहीं समझे? चलिए सर, अपन शुरू करते हैं। अपन ने कल पढ़ा था तुगलक, और तुगलक में अपन कहाँ बैठे थे? फिरोज शाह तुगलक के प्रति, है ना? तो हम बात कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वी वर डिस्कसिंग अबाउट his reforms and how he came to power, and what was the background of Firoz Shah Tughlaq's we can say administrative reforms. Okay, so we had discussed कि it was the period of Firoz Shah Tughlaq only when the decline of the Delhi Sultanate started, sir. Okay, and then over a period of time दिल्ली के जो सुल्तान है वो पहले जितना डोमिनेटिंग कंडीशंस नहीं रख पाता है सर। ओके, तो वी विल सी कि फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में ही ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण इनका पतन होना शुरू हो गया था सर। ओके, और इसमें ही हमने देखा था कि मोबिलिटी से लेके आर्मी इंस्टीट्यूशन से लेके इक्का सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा सर। तो शायद तक हमने कल फिरोज शाह तुगलक की रिलीजियस पॉलिसीज देखी थी कि उसके कारण लोग आइसोलेट हो जाते थे उससे, उसकी नीतियां वैसी हुआ करती थी जिसके कारण वी विल कम टू नो कि द हिंदू कम्युनिटी वाज आल्सो एंग्री और काइंड ऑफ फील सी कि आइसोलेटिंग हिम, एंड इवन द मुस्लिम शियास एंड द सूफीज एंड द डिफरेंट कम्युनिटीज विद मुस्लिम सेक्ट्स वर नॉट हैप्पी विद द वे द थिंग्स वर कंडक्टेड इन द तुगलक पीरियड। ओके, तो प्रिसाइसली हमने ये समझने की कोशिश की थी कि फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल जो है वो बड़ा घातकी रहा, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि उसके मृत्यु के बाद, है ना, ग्रेजुअल सेंस के अंदर डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ और इन्वेजन होने की शुरुआत हो जाएगी सर। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के अंतर्गत हमने ये तीन चार चीजें समझने की कोशिश की। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और खत्म भी करेंगे सर। तो जस्ट सेकंड, आई लोड द फाइल कि तुगलक की कहानी किस तरह से चलती है, और क्योंकि आपको जो नई पेपर स्टाइल है उसमें तो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर से सवाल ही नहीं आए हैं। पुरानी पेपर स्टाइल में फिरोज तुगलक के ऊपर जो सवाल आए थे वो एमबीटी एफएसटी के बीच में, और या डिक्लाइन या कहीं कहीं नोबिलिटी के ऊपर से आ सकता है, जो नई पेपर स्टाइल के अंदर भी आया है, मतलब जो लेटेस्ट वाले पैटर्न में क्वेश्चन है। तो उसमें तो हमें यही देखना है कि भाई जो इनके रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स में दो राजाओं की कंपैरिजन कर देनी है एमबीटी एफएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे वी विल सी कि नोबिलिटी का क्राइसिस क्रिएट होता है सर। नोबिलिटी का क्राइसिस होने का मतलब क्या है कि एमबीटी के समय पे जो ओपन एंडेड नोबिलिटी लाई गई सर, है ना, समझे? एंड देन ओवर पीरियड ऑफ एफएसटी का टाइम, फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था, इस पीरियड में तो और हंगामा हो जाएगा सर। ठीक है समझे? तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री जहां हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक को अपॉइंट किसने किया था सर। ओके, तो जो व्यक्ति उसको अपॉइंट करेंगे ना, वही लोग वी विल सी कि उसके लिए फिरोज शाह तुगलक कार्य करेगा। सो काइंड ऑफ द आलिम्स एंड द नोबिलिटी व्हिच वाज अपॉइंटिंग हिम सर। ओके, सो दे विल मेक इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन देयर फेवर सर, वो अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा सर। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू पॉलिसी वी हैड डिस्कस कि उसने काफी सारी चीजें बदली। ये बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये समझने की कोशिश की कि इसके कार्यकाल के समय पे ही वी विल कम टू नो कि इसने जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर टैक्सेस को पूरी तरह से रिफॉर्म किया सर, है ना? बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो स्टेट के लिए बड़ा नुकसानकारक था। नुकसानकारक किसके लिए था? क्योंकि स्टेट का जो रेवेन्यू है वो लॉस होने की शुरुआत होती है सर। ठीक है, ओके, तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कहानी पता होनी चाहिए कि क्या हुआ, किस तरह से इसकी इंप्लीकेशंस होती है, एंड हाउ वी विल सी कि पीपल वर आइसोलेटिंग और पीपल वर नॉट हैप्पी विद द वे द थिंग्स वर कंडक्टेड सर। अब इसमें दो प्रकार की इंप्लीकेशंस आपको मिलती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो उसने कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करके लोगों को अपने फेवर में लेके आ गया था। क्यों लेके आया था? क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के हाथ में सेविंग बढ़ता है, जो भी व्यापारी लोग थे उनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग ट्रेड करने की शुरुआत आपको यहाँ से देखने को मिलती है, और इसके कारण वी विल सी कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी सर। ओके, तो एक साइड के ऊपर हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, दूसरे साइड के ऊपर हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी होगी सर। क्यों होगी नेगेटिव इंप्लीकेशंस? क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस कि दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ वी कैन से रेवेन्यू लॉस एंड एक्सचेकर लॉस। ओके ना, तो स्टेट के लिए तो एक्सचेकर लॉस होगा इसके कारण सर। तो ये दोनों की दोनों चीजें हमको इसके अंदर से पता होनी चाहिए सर। गेटिंग ऑन। ओके, टाइम बीइंग टेंपररी वी विल सी कि इसके कार्यकाल के समय पे ही, क्योंकि इसने लैंड को अपने कंट्रोल में लिया था, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको ठीक-ठाक पैसे भी आने की शुरुआत हुई थी सर। ओके, दूसरी चीज उसने ये करने की कोशिश की वो थी वी विल कम टू नो कि यहाँ पे जो रेवेन्यू की जो बेसिस थी वो बढ़ा दी थी सर, है ना? वाटर के टैक्सेस देने की शुरुआत की थी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि उसने इरिगेशन सिस्टम बनाए थे, गार्डन सिस्टम का डेवलपमेंट किया था, और गार्डन सिस्टम के कारण भी वी विल कम टू नो कि इसको ठीक-ठाक पैसे आने की शुरुआत होती है सर। ठीक है, इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन के ऊपर भी काम किया था सर। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ही हैड डन टू थिंग्स। ओके, इसके कार्यकाल के समय पे हमें दो चीज देखने को मिलती है। प्रॉब्लम्स इसके साथ यही हुआ करते थे कि इसने जो जागीर सिस्टम का शुरुआत की थी या बिडिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जहां लैंड को वी विल सी कि हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाता था, और यही सिस्टम उसके सामने लॉन्ग टर्म के अंदर इंप्लीमेंट करेगी सर, है ना? तो वो बैकफायर हो जाती है। तो अभी तो नहीं होगी, टाइम भी हमें ये नहीं पता चलेगा सर। ठीक है, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसकी इंप्लीकेशंस आगे जाके पता चलती है कि जहां स्टेट जो है वो स्टेट को नुकसान हुआ इससे सर, समझे? तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तो लैंड को लेके दो प्रकार की नीतियां बनाई। लैंड की पॉलिसी सिंगलली नहीं आएगी, पर आपको जो सवाल आता है वो आता है कि विद रिस्पेक्ट टू एग्रीरियन कंडीशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब आपको ये पूछा जाएगा कि भाई कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीरियन रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ओके, तो उसमें आपको एक्सपेक्ट करना आना चाहिए कि भाई बलबन के समय पे क्या था, खिलजी के समय पे क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। ओके, कि आप जब तक ये कंटेक्ट नहीं देखोगे तब तक हमें बेसिकली क्या होगा कि सिंगल हैंडेडली क्वेश्चंस जो है उसमें फिर डील करना पड़ता है। ये मैक्रो लेवल के ऊपर भी आएगा, माइक्रो लेवल के
ऊपर किया गया, ठीक है। तो इतनी चीज तो एटलीस्ट समझ में आ गई होगी कि वी विल फाइंड कि डोमेस्टिक पॉलिसी टेम्पररी तो सक्सेस देती है, लॉन्ग टर्म के अंदर उसके लिए नुकसान होगी। अब बेसिकली हमें होता क्या है कि इस दौर में फिरोज शाह तुगलक ने काफी सारे एग्रीकल्चर काम का भी शुरुआत किया सर, ठीक है। और डोमेस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत बिकॉज उसको एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना था, तो उसके कार्यकाल के समय पे इरिगेशन सिस्टम भी अच्छी बन के आती है सर, ओके। अब ये इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत हमें पता चलता है कि उसने यमुना सतलज यमुना की लिंक कैनाल सिस्टम उस पीरियड के अंदर बनाने की कोशिश की थी, एंड फिर घग्गर वाले रीजन के अंदर उसने बनाया था, यमुना हिसार के अंदर बनाने की कोशिश की थी। तो देखो गुड नंबर ऑफ कैनाल सिस्टम, मतलब आप देखिए 150 माइल, मतलब 90 माइल, मतलब नहीं करके 125 200 किलोमीटर के आसपास के एरियाज आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। और इन सब विस्तारों में कैनाल डेवलप करके उसने वहाँ पे प्लांटेशन और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का बहुत योगदान आपको मिलता है सर, ठीक है। इस पीरियड के अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि गुड नंबर ऑफ वेल एंड कैनाल इरिगेशन और लेक इरिगेशन की सिस्टम को उसने डेवलप किया, और इससे ही हमें पता चलता है कि काफी सारे एरिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो ये जो प्लांटेशन सिस्टम है सर, है ना, इसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए गए हैं। इसमें कैश क्रॉप्स को भी इंपॉर्टेंस देने को ये बढ़ावा देगा सर, है ना। कैश क्रॉप्स क्यों? क्योंकि विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर उसको लग रहा था कि खाली और खाली फूड क्रॉप्स को ना उगाया जाए, जैसे कॉटन हो गया है, शुगर केन हो गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो वैसे सुपीरियर क्रॉप्स को ग्रो कराओ सर, ठीक है। दूसरे फ्रूट्स को ग्रो कराओ सर, ना समझे, क्योंकि फ्रूट्स का मार्केट भी अच्छा है सर, उसकी डिमांड भी ठीक ठाक आ रही थी। एलीट सेक्शन के लोग थे उस दौर के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, तो वो भी चीजों को परचेस करते रहेंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला कि काफी सारी चीजें डेवलप होती है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग का सबसे नायाब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के समय पे ही होता है सर, ठीक है ना, समझे। और सुल्तान खुद इंटरेस्ट ले रहा था। दिस वाज अ वेरी न्यू ट्रेंड कंपेयर्ड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द अर्ली एरा सर, ओके। अब देखिए एमबीटी के समय पे क्या होता है सर, ओके। एमबीटी के समय पे हमने देखा था कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने लोन्स तो इंट्रोड्यूस करवाई थी, बट देन लोन्स की जो यूज है वो कहां पे कहीं और हो गई, हमने पढ़ाया था आपको। मॉडल फार्म का सिस्टम भी उसने इंट्रोड्यूस करवाया, पर मॉडल फार्म फिर वो नवनीत के जेब में चला गया सर, है ना, क्योंकि नवनीत अल्टीमेटली उसके वो चीफ हुआ करते थे, हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है। यहाँ आपको दो चीजें मिलेगी। देखो एग्रीकल्चर की लोन्स को कैंसिल करना, और काफी लोगों को इतिहास के अंदर उसको क्रिटिसिज्म माना, पर हमें ये भी पता चल रहा है कि देखो उसने लोन्स देने की जगह उसने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। उसने कहा कि देखो लोन दूंगा तो ये पैसे कहीं और खर्च करके आ जाएंगे सर, ठीक है। लोन दूसरी बात ये है कि वी विल सी कि एग्जैक्टली जो व्यक्ति बेनिफिशियरी उसको मिलेगी ऐसी जरूरी नहीं है सर, ओके। ये होता था पहले भी सर, है ना। राजीव गांधी साहब ने भी कहा है, 1 रुपया भेजते थे तो 8 पैसा या 2 पैसा 10 पैसा नीचे आता था सर, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही कहानी आपको मिलती है सर, ओके। तो जो प्रेजेंट डे में था वो तभी भी हो रहा था, तो करप्शन वर्प्शन के भी स्कोप हुआ करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से दो चीजें अच्छी हो जाती है कि भाई देखो किसान को चाहिए क्या सर, पानी चाहिए था। एग्रीकल्चर का अलग से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही है उस पीरियड के अंदर सर, ओके। एंड वी विल सी कि अगर पानी आ गया तो किसान फिर अपने हिसाब से छोटी मोटी चीजें भी उगा देगा। दूसरा उसने क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये क्रॉप्स अल्टीमेटली फायदा क्या कराते हैं कि भाई किसान को कहीं और सीड्स लेने की जरूरत नहीं है सर, ओके। उसको बाजार से प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हेल्प्ड फिरोज शाह तुगलक इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल कम टू नो कि दिस विल आल्सो हेल्प इन अ ट्रांजिशन पीरियड, जहां हमें ये पता चलता है कि इस दौर के अंदर जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें भी उसको फायदा मिलता है सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो व्हाट डू वी से ओवर हियर कि इसने एग्रीकल्चर काफी सारा डेवलपमेंट किया। ऊपर से इस दौर के अंदर मैंने आपको बताया कि ऐसे सीधा तो मैनेज नहीं कर रहा था, पर उसने जो हाईएस्ट बिडर्स यानी कि जागीरदारों को लैंड दी थी सर, इससे भी एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होता है सर, ठीक है, समझ गए, ओके। एक्सपांशन क्यों होगा? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इस दौर के अंदर जो खेती की व्यवस्था थी, जो व्यक्ति को लैंड मिलती थी, वो व्यक्ति क्या करता था अल्टीमेटली जाके उसी की, है ना, खेती के विकास के लिए कार्य करेगा सर अपने हिसाब से। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है। और जो जमीन राजा के हाथ में थी ना सर, ठीक है, उसको उसने सीधे सीधे अपने कंट्रोल में लेके उसी की काफी सारा डेवलपमेंट किया। तो इसने क्या किया कि दो प्रकार की लैंड का यूज किया। एक तो थी खालिसा लैंड या खालसा लैंड सर, जहां राजा का खुद का जमीन है सर, है ना, जहां सीधे सीधे कंट्रोल में है। वहां उसने एस्टिमेट्स भी बनवाए सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि अपने ऑफिशियल्स की सैलरी बढ़ाने के बाद भी उसने ये काम अच्छा किया, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी इसके साथ आ जाती है कि भाई देखो तेरे को करप्शन करने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। और तुम मूल तरह से तुमको ठीक ठाक रॉ एंट्री का वीडियो बनाने का भी परमिशन दे देते हैं, 2 इंस्टाग्राम रील भी डाल दीजिएगा, बट इसके बाद वी विल कम टू नो कि, है ना, समझे, कि तुम्हें ठीक ठाक पैसा कलेक्ट करके स्टेट के लिए देना पड़ेगा सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि हमें ये पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर जो जो कहानी है, ये कहानी में रेवेन्यू सिस्टम की क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर, है ना, समझे। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी कि क्या हुआ सर, है ना। सर गुड मॉर्निंग, आई एम न्यू स्टूडेंट वाचिंग प्रीवियसली रिकॉर्डेड, व्हाई नॉट टेकिंग लाइव क्लासेस सर, डू नॉट बी एक्स अगेन सर। मैं तो नहीं होना चाहता हूं सर, है ना, समझे, पर कभी-कभी वो हो गई थी ना सर, समझ में आ की थी। पर आप लाइव स्टूडेंट हो तो आपको कहां एक्स पता चलेगा सर, ठीक है। पर मैं एक्स सर का है, मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूं सर। लाइव क्लास में आके आप ये कह रहे हो कि एक्स मत हो जाओ सर, मतलब सर, नहीं सर, तुम काहे डराते हो सर, है ना। चलो लेट्स कम बैक, ओके, है ना। तो वी विल फाइंड कि कितना पुराना बात है सर, है ना, जो बीत गई सो बात गई सर, है ना। तो तुम चालू क्लास में आके यार, है ना, नीचे से ऐसा तुम काहे को डरा रहे हो सर। खैर, तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहानी क्या थी? रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर हमें ये पता चलता है कि क्या-क्या चीजें डेवलप होगी, किस तरह से इनफैक्ट, है ना, उसकी इंस्टीट्यूशंस निकल के आती है। अब देखिए दूसरी कहानी हमको क्या पता चली सर, ठीक है। इसके समय पे एग्रीकल्चर में ओवरऑल रेवेन्यू में दो प्रकार के फायदे भी नुकसान भी हुए। दूसरी फिरोज शाह तुगलक को ये भी चीज पता थी कि खाली और खाली ग्रामीण विस्तार से चीजें नहीं चल सकती सर, ठीक है, रूरल एरिया से नहीं चल सकती, और एग्रीकल्चर से तो इकोनॉमी बिल्कुल नहीं चल सकती सर, ठीक है। सो ही वांटेड टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि इस तरह से हमें पता चलता है कि जो कहानी है, ऑल बिल्डर्स वर मुस्लिम, उसके कोई एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, बट बहुत सारे हिंदुस्तानी इसके अंदर हुआ करते थे। मोस्ट प्रोबब्ली वी विल सी कि हिंदुस्तानी मुस्लिम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। दो कारण है उसके पीछे का कारण है, क्योंकि नोबिलिटी क्लास जो थी, ये नोबिलिटी क्लास जो है उसका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट था, और ये नोबिलिटी में ज्यादातर आप देखोगे तो आलिम लोग थे, इसमें हिंदुस्तानी भी थे और उसमें तुर्की या यानी कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के भी नोबल्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो वी विल सी कि जो सिस्टम होगी उसके अंदर जो ऊपर के लोग थे, क्योंकि तो जागीरें हुआ करती थी, तो ऑब्वियस है कि जो प्रॉस्पेरिटी और काइंड ऑफ राजा से नजदीक के लोग होंगे उनको ही प्राधान्य दिया जाता होगा ना सर, ठीक है। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट वी हैव नो डायरेक्ट एविडेंसेस कि एग्जैक्टली लीडर्स कौन थे, पर ये बड़े लॉर्ड साहब हुआ करते थे। लॉर्ड साहब मूलतः से तो एडमिनिस्ट्रेशन के ही प्रोमिनेंट खिलाड़ी होंगे सर। खैर, दूसरी कहानी तुगलक ने ये कहा वो है सिटी का डेवलपमेंट सर। आप देखिए ही वाज वेरी मच अवेयर सर, ओके, कि एज अ पार्ट ऑफ हिज डोमेस्टिक पॉलिसी फिरोज शाह तुगलक हैड वेरी क्लियर कट इंप्लिकेशंस कि भाई देखो एग्रीकल्चर और रेवेन्यू सिस्टम तो चलती रहेगी सर, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमको पता चलते चाहिए सर, कि भाई दोनों साइड के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है। सेकंडली उसको मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इंटरेस्ट था, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हो, और मैन्युफैक्चरिंग की विल सी की अर्बनाइजेशन की तरफ और लेके जाए। तो ये जो हमने कंसेप्ट देखा था कि थर्ड अर्बनाइजेशन को पुश किया जाता है अलीगढ़ हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा, ये थर्ड अर्बनाइजेशन जो है इस दौर के अंदर आपको भर भर के मिलेगा सर, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि दो चीजें इसके समय पे हुई सर, ठीक है। इसने वी विल सी की स्लेवरी सिस्टम जो है उसको काफी सारी चीजों के अंदर बदलाव किया। सेकंडली वी विल सी कि ये स्लेव्स को ये पूरी दुनिया भर से लेके आता था, दुनिया भर से मतलब जहां-जहां इसने अपना साम्राज्य बनाया वहां-वहां गुलामों से उठा के लेके आया सर, ठीक है। सो ही कॉल्ड ऑन द स्लेव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान बंदगा सर, ठीक है। अंडर द दीवान बंदगा ही आल्सो मेड श्योर दैट द स्लेव्स विल बी गिवन द हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशंस, इकोनॉमिक पोजीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एज़ वेल सर, ठीक है। तो इसने क्या किया कि कारखाने बनाए सर, ओके। अब ये जितने भी कारखाने थे ये सब अर्बन एरियाज के अंदर हुआ करते थे। ये कारखानों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बढ़ावा हुआ। ये बढ़ावा होने के कारण वेलकम टू नो की पॉपुलेशन और आएगी, क्योंकि होता क्या है कि एक जगह पे इंडस्ट्री लगी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक इंडस्ट्री लगी, एक्स निवाई कर देते हैं सर, ठीक है। तो विल सी कि यहाँ वाई इंडस्ट्री लगी गई है, तो उसके आजू-बाजू में सेटलमेंट्स बनेंगे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। ये जितने भी सेटलमेंट्स अल्टीमेटली आप समझने की कोशिश करिए तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करेंगे सर, ओके। तो ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अल्टीमेटली शहरों की तरफ जाएगा। तो उसको ये चीज पहले से पता थी कि भाई देखो मुझे पॉपुलेशन को सेटल भी करना है और मुझे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को विल सी की डाइवर्सिफाई भी करना है। पॉपुलेशन सेटलमेंट कैसे करें?
करेंगे तो बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के रूप में हम लोग आज की तारीख में चीजें देखते हैं कि भाई एक बड़ी सी जमीन ले ली हरे कलर की, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पोटेंशियल है, वहां आपने एयरपोर्ट बनवा दिया, तो एयरपोर्ट के आजू बाजू ऑटोमेटिक सेटलमेंट बनना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। या वी विल कम टू नो कि वहां पे कोई ऐसी बड़ी सी टाउनशिप आपने लागू कर दी तो लोग आएंगे सर, ओके। अब राजा क्या करता था, लैंड ग्रांट्स इसके लिए देता था। लैंड ग्रांट्स देने के कारण भी हमें क्या पता चल रहा है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि एग्रीकल्चर का जो ट्रांजिशन होने की शुरुआत हुई और अर्बनाइजेशन हुआ। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के अंदर काफी सारे नए शहरों का निर्माण आपको मिलता है सर, ठीक है। सो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश न्यू सिटीज इनटू द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड वेयर ही हैड एस्टैब्लिश्ड हिज इरिगेशन कैनाल सिस्टम। आप देखिए सतलज यमुना कैनाल सिस्टम के बीच में ही, मतलब हरियाणा से लेके यमुना वाला जो लिंक है सर, वहां पे ही हमें पता चलता है कि उसने ये सब सिटीज का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उसको ये चीज बहुत पहले से पता थी कि भाई देखो यही शहर जो है ये मेरी इकोनॉमी में भी हेल्प करेंगे, ये मेरा डोमिनेशन को भी एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि जहां मैं जिस तरह से चीजों को चलाना चाहता हूं उसको यहाँ वो मेंटेन कर पाते हैं सर, है ना। तो उसने क्या किया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की है। कॉलोनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार की जगहों के ऊपर मॉन्यूमेंट्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए सर, ओके। सेटलमेंट्स बनाने की शुरुआत होती है। तो आपको हिसार करके एक शहर देखने को मिलता है, जौनपुर करके एक शहर देखने को मिलता है। इनफैक्ट जौनपुर में जौना खान करके उसका जो राजा था आगे का, मतलब अपना मोहम्मद बिन तुगलक, उसके नाम का ये शहर बनाया गया था सर, है ना। फिरोजपुर है, फिरोज शाह कोटला। इनफैक्ट इसने ये भी ध्यान रखा कि मैं दिल्ली में पुराना वाला आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करूंगा। पुराना वाला आर्किटेक्चर मतलब ये था कि इसके पहले दिल्ली में जितने भी राजा लोग थे वो एक विशेष एरिया में भी कम टू नो कि सेटल थे सर, समझे। तो विल फाइंड कि इनिशियली जो ओल्ड दिल्ली था वो यहाँ पे आपको मिलता है सर, ओके। तो ये जहाँ बना है, या विल सी की सीरी है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है सर, ओके। ये जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ये भाई साहब ऊपर की तरफ चला गया। इसने कहा कि नहीं, आई वांट टू हैव माय सेपरेट एंटिटी सर, ओके। एंड दिस सेपरेट एंटिटी और सेपरेट सिटी विल बी शुड बी अवे फ्रॉम द हसल ऑफ ऑल द दिल्ली सुल्तान जो पहले बना के गए, वरना मेरा तो मिक्स हो जाएगा इन सब के अंदर सर, ओके। तो फिर मेरे को और इनके बीच में कोई फर्क ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या बनाया सर, ओके। सो आई शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, आई शुड स्टैंड अ क्लास अपार्ट सर, ओके। अपनी छाप छोड़ना चाहता था, इसके लिए उसने फिरोज शाह कोटला भी आप देखोगे दिल्ली में कहाँ पे बनवाया सर, ठीक है। सो ही एस्टैब्लिश्ड फिरोज शाह कोटला एट द फार एंड सर, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ बनाता है। एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि इसे यमुना का पानी भी मिलता रहेगा, और दूसरी कहानी ये है कि वो ट्रेडिशनल सिटीज के साथ हौच-पौच ना हो जाए सर, समझ गए, ओके। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली डन। इनफैक्ट उसने ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सिस्टम बनाई थी, इसके थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि इससे अर्बनाइजेशन होगा सर, ठीक है, और आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स बनते थे ना ये शहरों के अंदर, खाली सेटलमेंट थोड़ी होते थे। तो स्थापत्य की आपको चीजें देखने को मिलती है, मॉस्क बिल्डिंग देखने को मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग-अलग है ना नायब नमूने आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसने काफी सारी चीजों को रिस्टोर किया है, प्रायोरिटी देने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको पिलर्स के बारे में बताया था, तो इसने बहुत सारे पिलर्स खुद भी बनवाए थे। जैसे अशोक से तो बनवाते ही है, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया, बट ही विल आल्सो बी मेकिंग श्योर कि भाई यहाँ अच्छे खासे वी विल सी कि और भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हो सर, ओके। तो बंगाल से लेके बहुत सारी जगह के ऊपर ये डेवलपमेंट करेगा। इनफैक्ट ही वाज मोर ऑफ अ पर्सन जो वेलफेयर ओरिएंटेड काम भी करता है। वेलफेयर ओरिएंटेड काम का मतलब ये है कि वांटेड टू मेक श्योर कि लोगों को खुश करे सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो उसने हॉस्पिटल्स का काफी सारा डेवलपमेंट किया। हॉस्पिटल्स हमें पता चलता है कि शिफा कहते हैं, शिफा खाना या विल सी कि दारुल शिफा। शिफा इज एक्चुअली द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस, ओके। और अभी भी आपको मिल जाएगा सर ना, बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल का नाम है तो शिफा हॉस्पिटल सर, ओके। या शिफा खाना कहते हैं, या दारुल शिफा उस पीरियड में उसने ये कहा था। ये शिफा की जो इंपॉर्टेंस ये थी कि वहां उसने फ्री में काफी लोगों को, पुअर लोगों को चैरिटी देने की शुरुआत की थी, और उनके लिए हमें पता चलता है कि ही गिव फ्री मेडिसिन एज वेल सर, है ना। तो एक प्रकार की वेलफेयर सिस्टम भी हमको मिलेगी, क्योंकि इसका ये मानना था कि भाई देखो, इफ लॉर्ड हैज गिवन मी सो मेनी थिंग्स, ओके, आई शुड आल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो दोनों चीजें आपको इसके अंदर से देखने को मिलती रहती है। बाकी अशोक के पिलर्स की आपको कहानी मिलेगी। इनफैक्ट इसके दौर में इसने खर्चा भी किया ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंगली किया है। ये खर्चे में उसने ये ध्यान रखा है कि ये जितने भी सिटीज बनते थे उसकी प्लानिंग पूरी की जाती थी, और प्लानिंग करने से पहले वी विल सी कि इसका खर्चा निकाला जाता था फ्रॉम द दीवान वज़ीरत। दीवान वज़ीरत अगर आपको याद होगा तो इट वाज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री सर, ओके ना, समझे। एंड ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिशियल्स थे, इनको बजट सैंक्शन करके इसको पास करके देना पड़ता था कि भाई कितना बेसिकली खर्चा आएगा सर, समझे। तो ये भी दिखा रहा है कि ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम एंड द इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल। वी विल आल्सो फाइंड कि इसके समय पे चैरिटी का डिपार्टमेंट भी शुरू होगा सर, ठीक है। ये चैरिटी डिपार्टमेंट को दीवान खैरत कहते हैं। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू एस्टैब्लिश मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। देखिए इसके पहले खाली आर्मी के डिपार्टमेंट बने, एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट बना, वी विल सी कि फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बना। इस पीरियड में हमें पता चल रहा है कि खैरत है ना, चैरिटी दान में देने के लिए सर, है ना। तो ये चीज आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये स्टेट को थियोक्रेटिकली चलाना चाहता था। अब इस्लामिक थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कॉलर्स इसके कोर्ट में बैठे थे, उनका ये भी मानना था कि भाई देखो तुम्हारे पास जो है तुम गरीबों को दान नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर बरकत नहीं आएगी सर, ठीक है, समझ गए, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ये करने की कोशिश करता है सर, समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि इसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो उस पीरियड में बनाया था, मतलब आप समझ सकते हो। ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वी विल सी कि ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए आपको मिलता है। उसने मैरिज ब्यूरो भी बनवाया था सर, है ना। मैरिज ब्यूरो क्यों? क्योंकि अगर है ना, समझे नहीं समझे ना, इनका छोकरा शादी नहीं हो रही है, उनके शादी नहीं हो रही है, तो बोले वहां पे जाकर रजिस्टर करवा के आओ, उसके बाद वी विल कम टू नो कि स्टेट तुम्हारा मैरिज के अंदर भी रोल प्ले करेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इससे क्या होता है कि सोशली काफी सारा कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है सर, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली इंप्लाइज दैट द सोसाइटी विल बी क्वाइट इन फेवर ऑफ व्हाटएवर स्ट्रिक्ट डिसीजंस विल बी टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वी विल कम टू नो कि द इंटरनल पॉलिसीज, है ना, समझे। तो ये खैरत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है सर, गेटिंग अबाउट, ओके। इसी को ही जो मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के रूप में पहचानते हैं, इसको इश्तियाक के रूप में, इश्तिकाक के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। और उसने उस पीरियड में काफी सारे लोगों को लिबरल ग्रांट्स भी दी थी सर, गेटिंग अबाउट, कि भाई तुमको अगर स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देने के लिए आवश्यक हूं सर, है ना, समझे। इनफैक्ट किसी को क्लरिकल जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के अंदर अपना नाम रजिस्टर कराइए सर। इवन आज की तारीख में भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको ना पता हो सर। और ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का कार्य ही ये है कि दे विल इवेंचुअली विल कम टू नो कि गिव सम काइंड ऑफ स्टिपेंड और सम काइंड ऑफ विल सी कि मॉनेटरी हेल्प अगर आप रजिस्टर कराओगे। अब तो बहुत कम होते हैं, हर एक स्टेट का अलग-अलग है, बट यहाँ पहले हुआ करता था। तो मेरा एक दोस्त बोलता है कि अपना नाम रजिस्टर करवा के आता है सर, है ना, कि अगर कोई सरकारी योजना होगी तो महीने का 1500 2000 अपना चाय पानी का तो खर्चा निकल जाएगा, मतलब वो भी महंगा हो गया है, छोटा-छोटा खुद से मेहनत करते हैं अपन सर, खैर। तो वी विल सी दैट होता है ना सर एक तरह से। तो देखो तुगलक के समय पे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल फाइंड कि अपने ऑफिशियल्स को उसने आदेश भी दिया था अकाउंटेबिलिटी के रूप में कि भाई जिन-जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो तुम्हें देखना है सर, ठीक है। जैसे कोतवाल था। अब कोतवाल का ऐसा काम तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर था, पर ओवरऑल सुपरविजन भी रखना था सर, ठीक है। तो उसने वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये आदेश दिया अपने कोतवालों को कि भाई देखो इट शुड बी योर ड्यूटी टू मेक श्योर कि नो वन इज विदाउट एनी काइंड ऑफ जॉब्स, ओके ना, कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति नौकरी-वोकरी के बिना है तो तुम्हें देख लेना है सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो तुगलक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोतवाल को ड्यूटी दी गई थी, और इससे भी हमें पता चलता है कि सोसाइटी में एक कंटेंट या काइंड ऑफ डिसकंटेंट होगा नौकरी-वोकरी के फोटो से, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा सर, करेंगे, ओके। तो तुगलक बड़ी इंटरेस्टिंगली काम करता है। इनफैक्ट ये तुगलक चाहता भी था कि भी देखो ये सब चीजें करने से आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं वेलफेयर स्टेट चला रहा हूं सर, ओके। वेलफेयर स्टेट क्यों? क्योंकि मूल तो राजा के रूप में था तो उसको अपनी पकड़ तो बनानी ही थी सर, ठीक है ना, समझे। और उसकी वेलफेयर पॉलिसीज का मतलब ये नहीं था कि राजा खाली है ना दिल दरिया बाकी सब समंदर है। ही वांटेड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, और स्ट्रांग स्टेट और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन तब चलेगा जहां हमें ये पता चलता है कि लीगल सिस्टम उसके कंट्रोल में होगी सर, करेंगे, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि लीगल सिस्टम के अंतर्गत क्या चीजें हमको यहाँ से मिलती हैं। तुगलक के
पहले का कार्यकाल अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमें क्या मिला सर, व्हाट डू वी सी ओवर हियर? ये वेलफेयर पॉलिसीज एक साइड के ऊपर आपको मिलती है दीवान इश्तिया के रूप में, दीवान खैरत के रूप में सर, है ना समझे? एंड मैरिज ब्यूरोज की उसने स्थापना करवाई, तो इससे काफी सारी चीजें हमें पता चलता है इसके फेवर में रही सर, ठीक है। दूसरी कहानी हमको ये भी पता चल रहा है कि उस दौर के अंदर उसने ये भी देखा कि लीगल सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर, कह रही हूँ। और पुराने सुल्तानों में क्या हाथ काट दिए जाते थे, आंखों में है ना काइंड ऑफ आंखें निकाल के गोटियां खेली जाती थी, वैसी सब कहानी आपको मिलती रहती है सर, ओके। एंड वी विल सी कि फिरोज तुगलक ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यार ये सब चीजें कुछ एक्सट्रीम हो गई है सर, ठीक है। देखो हमें पनिश तो करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से पनिश करें व्यक्ति को सर, ठीक है। एंड वी आल्सो मेक श्योर कि पनिशमेंट ऐसे की जाए जहां डर थोड़ा बहुत रहे सर, कह ओके। और साथों के साथ वी विल कम टू नो कि लोग जो है वो थोड़ी बहुत बदलाव करें अपने आप को भी सर, कह ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिरोज तुगलक की कहानी में हमको ये भी देखने को मिलता है कि उसने जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी बदलाव किया सर, ठीक है ना। ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले का लॉ हुआ करता था, पहले के लॉ का मतलब बेसिकली जो चीजें थी जहां टॉर्चरिंग हो रहा था, एम्पुटेशन हो रहा था, हाथ पैर काटने हो रहे थे सर, ठीक है ना। आंखें निकाल के गोटियां खेलने की शुरुआत आपको यहां से मिलती है सर, ठीक है ना समझे। फिर गले के अंदर मर्क्यूरी लीड डाल दिया करते थे सर, समझे। हड्डी वड्डी हाथी के नीचे कुचला देते थे सर, ओके। तो बड़ी खतरनाक सेंस ऑफ पनिशमेंट आपको मिल जाती है, तो बड़ा रेट्रिब्यूटिव था सर, ओके। और रेट्रिब्यूटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुगलक को ऐसा लग रहा था कि मेरे अगेंस्ट में या समाज के अंदर इसके कारण नेगेटिव इंप्लिकेशंस बहुत होती है, तो उसने कहा कि यार पनिशमेंट थोड़ी माइल्ड कर दो सर, है ना समझे, ओके। और काइंड ऑफ टॉर्चर जो है वो टॉर्चर मत किया करो सर, एक्सट्रीम केस के अंदर ही हमें व्यक्ति को सजा देनी है। इनफैक्ट किसी का भी मृत्यु हुआ हो सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि उसके अंदर भी आपको उसको स्टेट बरियल मिलना चाहिए। स्टेट बरियल का मतलब है कि अगर मुस्लिम है सर, ठीक है, तो नॉर्मली काजी जो भी होगा सर, ठीक है, ओके। वो लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे कि भाई उनके सुपरविजन में किसी का बरियल हुआ है सर, ठीक है। तो ऐसा ना हो वेयर वी विल कम टू नो कि फिरोज शाह तुगलक या किसी को मार के दफना दिया गया हो रातों रात, एंड विल कम टू नो कि पता ही ना चले सर, ओके। तो ये भी चीजें दर्शा रही है कि इसकी पॉलिसीज के अंतर्गत इसने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज वेरी मच कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग पार्ट सर, ठीक है, ओके। तो उसके कोर्ट के अंदर काफी सारे स्कॉलर्स आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ज़ियाउद्दीन बरनी तो पहले 7-8 साल में ही था, बट देन वी विल कम टू नो कि एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था शम्स सिराज अफीफी सर, ओके। तो अफीफी नाम का जो व्यक्ति आता है उसने फुतुवत फिरोज शाही लिखी थी सर, ठीक है, ओके। और फुतुवत फिरोज शाही वाज वन सच बुक जहां उसके आगे के अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है सर, ओके। ये फुतुवत फिरोज शाही में ही लिखा गया है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने वी विल कम टू नो कि नगरकोट यानी कि कांगड़ा जीता था, कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था ज्वालामुखी टेंपल और वहां से सर, ठीक है। तो उस दौर में उसने 300 से अधिक किताबों का ट्रांसलेशन करवाया है सर, ठीक है, ओके। इनफैक्ट दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर ही विल बी पॉपुलराइजिंग the theocratic Islamic education by establishment of maktab and the madrasas, है ना समझे। तो हम लोग पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में कि how the education of Delhi Sultanate like was impacted by different sultans, okay, and we will see कि he invited scholars from different parts of the country and also from Central Asia in the spread of the theocratic learning, सर, ठीक है, okay। तो we will see कि ये चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, okay। अच्छा, फुतुवत फिरोज शाही was by फिरोज शाह तुगलक only। तारीख फिरोज शाही जो है बेसिकली, है ना समझे, वो दो पार्ट के अंदर लिखी गई थी, मतलब एक ही किताब है, दो व्यक्तियों के द्वारा अलग-अलग पॉइंट ऑफ से लिखी गई, वो आपको अफीफी के द्वारा मिलती है सर, माय बैड सर, ठीक है। फुतुवत तो उसकी खुद की बायोग्राफी थी, मतलब काइंड ऑफ हमें पता चलता है कि ऑटोबायोग्राफी के रूप में थी सर, खुद ने ही लिखी थी। और तारीख फिरोज शाही was written by two authors, okay, मतलब एक ही बुक है टाइटल के रूप में, बट इट वाज रिटन by two different personalities। One was with respect to ज़ियाउद्दीन बारनी। अब देखिए ज़ियाउद्दीन बारनी फिरोज शाह तुगलक के 8 ही साल लिखता है, क्योंकि 1358 तक आते-आते बारनी का जो है ना गेम बच गया था, ठीक है समझे। और उसके बाद के जो कार्यकाल है, क्योंकि तुगलक को रूल्ड टिल 1388 सर, ओके। अब बारनी 1358 के आस-पास के अंदर उसका गेम बच गया, तो उसके बाद तो लिख नहीं पाएगा सर, ऑब्वियस था। तो फिर 8 साल में तो क्या उसने लिखा होगा सर, ठीक है। तो इसका जो तारीख फिरोज शाही का मतलब काइंड ऑफ एक सेकंड पार्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ने ऐसा कोऑर्डिनेशन करके नहीं लिखा था, बट देन वी विल कम टू नो कि उसकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन वो अफीफी के द्वारा दी जाती है सर, ठीक है, करेंगे ओके। एंड वी विल सी दैट अफीफी इसके बारे में हमें बताते हैं कि तुगलक की ओवरऑल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने काफी सारे काम किए। देखिए ओवरऑल इसमें डिक्लाइन क्यों आया सर, ओके। अगर इतना अच्छा शासन कर रहा था राजा, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कर रहा था, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट सर, ओके। तो हमें तीन चीजें पता चलती है सर, करेंगे ओके। उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज अल्टीमेटली उसके कंसोलिडेशन के लिए तो हेल्पफुल होती है शॉर्ट टर्म के अंदर सर, ठीक है। बट देन वी सी द लॉन्ग टर्म इंप्लिकेशंस, तो बहुत सारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ये डोमेस्टिक पॉलिसीज में एक तो स्लेव्स को जिस तरह से उसने मान्यता दी थी, आर्मी इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस प्रकार की सिस्टम उसने क्रिएट की थी, इक्ता सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, ये तीन उनके लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं सर, ठीक है समझे। अब स्लेव्स के अंदर क्या हुआ था सर, ओके। तो इसके पीरियड के अंदर उसने दीवान बंदगा करके एक और डिपार्टमेंट बनाया था सर, ठीक है, मतलब कितने सारे डिपार्टमेंट बनाए सर, ठीक है। सो व्हेन दिस दीवान बंदगा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम, ही आल्सो मेड श्योर कि द स्लेव शुड बिलोंग टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री सर, मतलब एक होता है कि भाई पहले बलबन के समय से भी आपको ये मिलता है, घोरी के समय से भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड द स्लेव्स वर एक्चुअली लाइक नो टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे शुड बी तुर्किश स्लेव्स, है ना, वो कैसे थे, तुर्किश स्लेव्स से ज्यादातर, ओके। एंड विल कम टू नो कि उनकी एक विशेष प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि खासियत थी, जहां हमें ये भी पता चलेगा कि एक हद से ज्यादा कोई बाहर वाला व्यक्ति ना आ जाए सर, ओके। पर उसने पावर में आते ही एक चीज ये कहा कि जहां पे भी तुम जाओ, मतलब ये कैंपेन्स करने गया था, बंगाल की तरफ गया, फिर उड़ीसा में गया सर, अलग-अलग विस्तारों में कैंपेन में गया, तो इसने वहां से बंदों को बुलाया सर, समझ गए, बंदगा, बंदगा का मतलब है बेसिकली बंदा सर, और कैसा, तो विल सी कि स्लेव्स के रूप में। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था, बोले तुम जहां जाओ वहां से लोगों को उठवाना सर, समझे, और उठवा के मेरे कोर्ट में लेके आ जाना। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ये हुआ था कि मलिक कफूर को लेके आए गुजरात से सर, ओके। पर कफूर एकमात्र था जो हजार दिनारी के रूप में वो जफर और ये सब लेके आए थे सर, ठीक है। जफर ने उलुग खान लेके आया था, उलुग खान अल्प खान लेके आया था, जफर तो उसमें मंगोलों से लड़ रहा था। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके कार्यकाल में नंबर ऑफ स्लेव्स बहुत बढ़ा दिए गए सर, ठीक है समझे। एंड वी विल कम टू नो कि एक दो स्लेव्स की जगह हमें पता चलता है कि हजारों की संख्या में सर, ठीक है, और थाउजेंड्स की संख्या में हमें पता चलता है कि स्लेव्स को इसने इंक्लूड किया इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट कारखानास एंड इंक्लूडिंग द मिलिट्री सिस्टम एज वेल सर, ठीक है, ओके। तो ऐसा कहते हैं कि इसके कार्यकाल के अंदर करीबन 1,80,000 गुलाम था, कितना था सर, ठीक है समझे, 1,80,000 स्लेव्स वर पार्ट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन सर। फिर आप समझिए कि एक होती है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट सर, ओके समझे। स्टेट चाह के भी एक साथ 15-20 हजार आईएएस को अफोर्ड नहीं कर सकता सर, समझे, क्योंकि सबकी रॉयल एंट्री का वीडियो है ना यूट्यूब की चैनल है ना, उसको फिर उसकी स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करना टफ हो जाता है ना सर, ठीक है, ओके। तो स्टेट कहेगा कि ना 100 आईएएस एक साल के ठीक है सर, समझे, है ना, सर्वर हैंग हो जाए, ऐसा काम क्यों करे सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर हमें पता चल रहा है कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी विडंबना है सर, मतलब ब्यूरोक्रेसी का लोगों को लग रहा है कि मतलब है ना ये कहां फंस गया सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि जो बाहर वाला लोग है वो कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में होता तो क्या होता सर। तो बुद्ध ने कहा ना जीवन में दुख ही दुख है सर, ठीक है। मैं किसी से बात कर रहा था बीच में सर, ओके, तो वो अपना रोना रो रहे थे सर, रोना रोने का मतलब ये था कि दे लाइक यार कहां यार मजा नहीं आ रही, ये है ना फलाना है ढिमका है। मैं बोला भाई रहो, तुमको जॉब सिक्योरिटी थी, बोला तो वो भी डर लगता है सर, ठीक है। बोला कांड मत करना कहीं स्टेडियम में कुत्ता चलाने का, तो तुम रहोगे 58-60 साल तक सर, 62 साल तक, और फिर ऐसा कांड करोगे तो कंपल्सरी रिटायरमेंट आ जाएगा। बोले यार कहां सर, बोले तुम्हें पर्दे के पीछे बहुत सारा वो होता है, ठीक है, जीवन में दुख है, तुम रहो, हम रोते हैं, ठीक है। बटन दबाते पानी तो मिल जाता है सर, कम से कम है ना, ये क्या कह सकते हैं कि बाकी सारी तुम्हें सोशली तो सोशल और क्या कहते हैं डेली लाइफ की तो स्ट्रगल नहीं है ना, तो तुम्हें अलग लेवल की स्ट्रगल है,
एक्चुअली दुख इनको इस बात का है कि वील सी के पावर नहीं है उतना सर, तो पावर तो पहले भी नहीं होना चाहिए था, ब्यूरोक्रेसी अनअकाउंटेबल थोड़ी है सर, ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई अनअकाउंटेबल नहीं होता, पर क्या चलता रहता है सर, क्या तो उसने क्या किया कि वी विल कम टू नो कि राजा के कोर्ट के अंदर कुछ 1,80,000 स्लेव्स को उसने अपॉइंट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को ट्रेनिंग दी आर्टिजन्स के रूप में। अब इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करना था, मैंने बताया ना आईएएस इतने सारे बन जाएंगे तो क्या होगा सर, सब तो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकते ना, सब तो डीजीपी नहीं बन सकते सर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एडीजी की पोजीशन क्रिएट की गई सर, बोले एडीजी कितने बनाएंगे, बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ओके ठीक है, बोले दूसरे एडीजी होम गार्ड्स, बोले तीसरे बोले एडीजी साइबर साइबर सिक्योरिटी, ओके चौथे बोले एडीजी इंटरनल होम डिपार्टमेंट, ओके ओके पांचवा बोले एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके छठा बोले एडीजी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस हाउसिंग सर, ठीक है ना, समझेंगे ओके हाँ पुलिस हाउसिंग, पुलिस कॉर्पोरेशन का जो हाउसिंग होता है ना उनकी पुलिस लाइन, उसके लिए भी अलग से एडीजी होता है। फिर बोलते एडीजी एडीजी एसआरपी स्टेट रिजर्व पुलिस या पीएससी सर, ठीक है ना, समझे। फिर बोलते एडीजी बोले एडीजी एक दो एडीजी और बचे, बोले एक दो को सेंट्रल डेपुटेशन पे भेज दो सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक छोटा सा स्टेट सर, उसमें सैकड़ों एडीजी मिलेंगे सर। होता क्या है कि नॉर्मली अगर आप यंग एज में सेलेक्ट हो गए, आपके साथ आपके बैचमेट भी सेम एज के हैं, तो प्रमोट होते 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 सब लोग ऊपर गए सर, मतलब एक साथ 15 आईपीएस ऑफिसर या 10 आईपीएस ऑफिसर आए एक ही कैडर के अंदर सर, अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब सबकी प्रमोशन जर्नी शुरू हुई, सब एक ही एज ग्रुप में है, 20-25 के या 22 से 26 के एज ग्रुप में, सबको नंबर लग रहा है। अब एडीजी तो उनमें से एक ही बनेगा सर, डायरेक्टर जनरल पुलिस तो एक ही बंदा बनेगा इनमें से, जो भी पूरा बैच होगा उसमें, और बाकी सबको अकोमोडेट तो करना है ना, गेटिंग अपॉइंट होगे तो कैसा करोगे, तो एडीजी बना दो है ना। वैसे ही वहां एसीएस सिस्टम चलती है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करोगे, तो चीफ सेक्रेटरी तो एक ही होता है, फिर एसीएस डालो, एसीएस ये एसीएस वो एसीएस फलाना एसीएस यहाँ, कुछ नहीं तो कोई निगम का चेयरमैन बना दो, ठीक है ना, निगम मतलब जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, स्टेट के अंडर में जो भी सरकारी कंपनी आती है उनको कहीं पे भेज दो, वहां पे उसकी इक्विवेलेंट की पोजीशन क्रिएट करके सर, तो कोई ऑप्शन होता नहीं बेचारा स्टेट के पास भी सर है। तो यहाँ पे भी यही कहानी आपको मिलेगी सर, सबको दिल रखना पड़ता है सर है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि 1,80,000 लोग हैं, अब कितने लोगों को ये एडमिनिस्ट्रेशन में लाएगा सर, है ना, कितने लोगों को विल कम टू नो कि यहाँ इस तरह का एक मौका दिया जाएगा सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो आईएफएस में एक ही है सर, दैट इज द फॉरेन सेक्रेटरी सर, ओके समझे। एंड उसके सिवा बाकी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन आती है सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। जॉइंट सेक्रेटरी है या उसके अंदर फिर आपको एम्बेसडर्स की पोजीशन आ जाती है सर, ओके। आईएफएस में प्रमोशन मतलब आप कंपैरेटिवली इसके साथ देखोगे ना आईएएस आईपीएस के साथ, तो अलग प्रकार का है, ठीक है। और सब वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन में नहीं जा पाते, वहाँ एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं होता है सर, ठीक। कभी देखा एडिशनल फॉरेन, तो एम्बेसडर्स के रूप में, हाई कमिश्नर्स के रूप में अच्छी खासी पोजीशन, और फिर वहाँ से आप रिटायर हो जाते हो, बोले चलो भाई कट लो सर, है ना। अब एम्बेसडर बहुत यंग एज में भी लोग बनते हैं सर, मतलब आप 20 साल की सर्विस में भी एम्बेसडर बनोगे, और वो 20 साल की सर्विस वाला एम्बेसडर फिर आप समझ जाओ कि आप मॉरिटानिया में होंगे या सेनेगल में होंगे सर, ठीक है। 20 साल की एज में जो एम्बेसडर बनता है 20 साल, और जिनका 30 साल की सर्विस हो गई है वो फिर चाइना में या विल के यूएसए में या ऐसे कोई कंट्री में एम्बेसडर के रूप में उनको भेजा जाएगा सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, तो वहाँ बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स होते हैं, तो 30 इयर्स, सो दे आर इक्विवेलेंट टू फॉरेन सेक्रेटरी लेवल सर, ओके। आप जयशंकर साहब देखिए कि जयशंकर साहब पहले यूएस में थे ना सर, तो ही वाज एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए 2013 में, उसके पहले चाइना में पोस्टेड थे एम्बेसडर के रूप में, तो ही वाज ऑलरेडी ऑन द पोस्ट ऑफ वी विल सी की फॉरेन, फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में उनको यहाँ पे लाया गया सर, ठीक। तो वी विल सी की मतलब वैसे पोजीशंस जो होंगी ना वहाँ अलग ही लेवल होता है सर, ठीक। पर बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होगा, आईएफएस इज गुड सर, इनफैक्ट आईएफएस अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है ना तो ये 1500 आईएफएस की जगह नहीं करके 5000 आईएफएस ऑफिस इंडिया को। अब कितनी कार्डर स्ट्रेंथ है हमारी, हजार से 1500 के बीच, उससे भी ज्यादा नहीं है सर, ठीक है ना। हमारी फुटप्रिंट ही नहीं है सर, ठीक है, समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। वी डोंट हैव दैट फुटप्रिंट इन द ग्लोबल अफेयर्स, ओके। एक आंकड़ा मैं बीच में देख रहा था, पहले 700 हुआ करते थे, अराउंड 700 सर, ओके। अरे अमेरिका के पास 5000 है सर, ठीक है ना। वो ये सब रिजीम चेंज से लेके सब गाड़ी ऐसे पलटती थोड़ी है सर, ओके, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर सर। तो बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन सर्विसेज के अंदर हैं, अलग अलग पोजीशंस में, उनके स्पेशल एनवॉय होते हैं। आप देखिए आफपाक बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय उसने अपॉइंट किया, फॉरेन सर्विसेज का ऑफिशियल है उनका सर, ठीक है। या पॉलिटिशियन होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आया होगा, पर उसकी काम वही है स्पेसिफिकली, ओके। तो मिडिल ईस्ट के लिए अलग है, इजराइल के लिए भी अलग से डाला, बोले नहीं इसको भेजो। ब्लिंकन तो आया था सर, ब्लिंकन तो खैर वो तो डीप स्टेट का अलग खिलाड़ी है, बट ये बहुत जरूरी है सर, हम 700-800 बंदों के साथ या हजार से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है सर, आई रिमेंबर सर, ठीक। तो आईएफएस तो बहुत है ना, तो आप जाके रिफॉर्म करेगा, नई रिक्रूटमेंट भी आएगी सर, ओके, समझे कि कितना सर। आपको चाइना देखिए सर ना, यूसी चाइना सर, ओके, चाइना हैज सो मेनी डिप्लोमेट्स, ओके ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, तब जाके बेल्ट एंड रोड और अपनी जो इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है सर। तो यू नीड टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, ओके, दिस बूट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर, और फिर जरूर पड़ी तो हार्ड पावर सर, ठीक है। तो तब जाके ही आप चलोगे, वरना तो दुनिया में ऐसे ही दबदबा नहीं एस्टैब्लिश होता सर। चलिए, तो कहानी क्या थी, 1,80,000। अब इनको कहाँ ट्रेनिंग देखेंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बिठा दिया गया सर, ओके। सो दे वर पोस्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, सम ऑफ देम वर वोकेशनल में डाला, किसी को कारखाने में डाल दिया, वी विल सी कि किसी को गार्ड्स के रूप में सिक्योरिटी में सर, कमांडो ट्रेनिंग दे दी गई, किसी को मेडिसिन दवा शिफाखाने में ट्रेनिंग दे दी गई है ना, तुम उधर चले जाओ, कोई लाइब्रेरी में चला गया सर, ठीक है, कोई हाथी को है ना जू में किसी को ट्रेनिंग दी गई सर, ओके। और इस तरह से उसने काफी लोगों को डाइवर्ट किया। अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए, इतने सारे लोगों को भी स्लेव्स के रूप में देने के बाद अभी भी हजारों की संख्या में स्लेव बचे थे ना सर, ठीक है। तो जैसा जिसकी स्किल थी उस तरह से उनको अलग अलग पोजीशंस में दी जाती है, बट कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े एक्सपर्ट थे, है ना, समझे। और राजा चाहता था कि इनको भी खुश करना है, तो मेनी ऑफ द स्लेव्स वर गिवन द टाइटल ऑफ अमीर एंड मलिक्स। अब आप समझिए कि दिस टाइटल्स दे वर इनिशियली नॉमिनल टाइटल्स, बट देन वी विल कम टू नो कि दे बिकम वेरी प्रोमिनेंट टाइटल्स, ओके, समझे। इनिशियल पीरियड में ये लोग थे बेसिकली बड़े नॉमिनल लोग थे, अमीर था क्या, लीडर था सर ग्रुप का स्लेव्स का। एंड देन हमें ये पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनको छोटे-छोटे एरिया में कस्बे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि एक काम करो, तुम राजा के लिए वहां पे जाके बैठ जाओ सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि तुम्हें राजा के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन काम करना है, वॉरियर के रूप में काम करना है सर, बाकी सारा काम भी करना पड़ेगा सर, गेटिंग ओके। कुछ-कुछ को मुक्ति के रूप में अपॉइंट करवा दिया गया है सर, गेटिंग ओके। मुक्ति का मतलब क्या है कि वी विल कम टू नो कि लोकल गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी और स्लेवरी सिस्टम थी, उसमें स्लेव्स का होल्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर। अब क्या आपको ये लगता है कि ये स्लेव्स का जो होल्ड बढ़ेगा क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेसी का पार्ट था सर, ओके, समझे। तो ये सबके सब लोगों को इस गुलामों से इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी सर, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए स्लेव्स वर काइंड ऑफ स्टेट सर्विस पीपल सर, प्रोविंशियल जगह से आए थे, अलग-अलग जगह से अपनी स्किल और कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग-अलग पोजीशंस में गए थे। अब जो ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी थी, जो ब्लू ब्लड हुआ करता था, जो तुर्किश नोबिलिटी का लोग था, उनको कैसा फील आता है, बोले यार ये कई लोग आ गया सर, है ना, समझे। और हमसे तो चल भी कर रहा है सर, है ना, हम सीधा यूपीएससी का एग्जाम पास करके आया है सर, ठीक है। और ये नीचे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में इतना सारा तहसीलदार लोग टू कर रहा है और मेरे से ज्यादा पावर यूज कर रहा है सर, गेटिंग ओके। अब कारण भी था सर, क्योंकि तहसीलदार को सीधा सीएम के साथ कांटेक्ट था सर, तो वी विल कम टू नो कि उसका सीधा कांटेक्ट कैसा था, तो सीएम साहब को आप कंप्लेंट कर देता था सर, गेटिंग ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ओके। तो ये जो स्लेवरी सिस्टम थी, ये स्लेवरी सिस्टम के अंदर जो व्यवस्था हुआ करती थी, व्यवस्था की अलग ही प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलती है सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ये स्लेव्स को अलग-अलग पोजीशंस में अपॉइंट करने के कारण वी विल सी कि दे टुक अवे देयर वे ऑफ वर्किंग एंड फंक्शनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझिए, आपने कारखाने में रखा, चलो कोई बात नहीं।
आपने इनको कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया में डाल दिया तो समझ में आता है सर, ठीक है। आपने अमीर के रूप में अपॉइंट किया, मुक्ति के रूप में अपॉइंट किया, मतलब इनको रेवेन्यू पोजीशंस में डाला है। अब ये व्यक्ति लो रीजन से, लो रीजन मतलब गाँव खेड़े से आया था गुलामी के रूप में सर, है ना? इधर-उधर का जैक लगा के अच्छी पोजीशन में बैठ गया है सर, ठीक है ना समझे? अब इसने पैसा देखा है पर उतना भी नहीं देखा है सर, ठीक है। और वो पैसा नहीं देखने के कारण देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जब उसको ऐसी पोजीशंस मिली होगी, तो वो क्या करेगा सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, क्योंकि ये स्लेव्स को कैश में भी सैलरी दी जाती थी, कुछ-कुछ स्लेव्स को लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत हुई थी, है ना? समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बिकॉज़ द स्टेट डिड नॉट पोजेस द काइंड ऑफ रेवेन्यू एट दैट टाइम, तो वी विल डेफिनिटली सी कि वहाँ कुछ ना कुछ करप्शन के इश्यूज होने की शुरुआत हो जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ये जो करप्शन के इश्यूज हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे, वो बड़े डेट्रिमेंटल होंगे इन द लॉन्ग रन सर, है ना? समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी हमको ये पता चलती है कि इस दौर के अंदर सर, है ना समझे, ये बड़ी इश्यूज क्रिएट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना गेटिंग पॉइंट, ओके। वेयर वी विल सी दैट द स्टेट सिस्टम विल बी गोइंग थ्रू क्राइसिस सर, है ना? इस पीरियड में बहुत सारा क्राइसिस होगा। ये क्राइसिस का परिणाम एरिस्टोक्रेसी के अंदर आया सर, है ना? क्योंकि इन स्लेव्स को वी विल सी कि मिलिट्री के अंदर भी इंक्लूड किया गया था। इन स्लेव्स को रेवेन्यू के अंदर भी इंक्लूड किया गया था सर, ठीक है ना समझे? वी विल सी कि द स्लेव्स वर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी विल कम टू नो कि दे बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड नंबर्स वर इन देयर फेवर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि ये वहाँ की नोबिलिटी, जो ट्रेडिशनल तुर्किश नोबिलिटी थी, उनके सामने ये पड़ गए। अब कभी-कभी लड़ाई होती थी, ये सब स्लेव्स इकट्ठे हो जाते थे, बोले हमारा लड़का है सर, है ना समझे? पंगा नहीं लेने का सर, है ना समझे? तुम तो सब बाहर तुर्की लोग हो, हम तो यहाँ के लोग हैं सर, ठीक है? मारेंगे तुमको सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हुआ क्या कि जिस तरह से उसने जो व्यवस्था क्रिएट की और जो सपने देखे थे कि भाई मैं इस तरह से स्लेव्स के लिए काम करूँगा, स्लेव्स मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरे को एक्सपांशन करके देंगे, स्लेव्स ने पिपूड़ी बजा दी सर, ओके। क्योंकि संख्या बढ़ा दी थी सर, है ना समझे? और जिसको भी उठा के तुमने स्लेव्स के रूप में अपॉइंट करवा दिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो प्रोक्यूरिंग स्लेव्स बिकेम वन ऑफ द मेजर टास्क सर, है ना समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी गुलामी प्रथा के अंतर्गत आते थे, उन सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कहेंगे कि जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो नहीं हो पाते हैं सर, है ना गेटिंग पॉइंट, ओके। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने के कारण भी हम लोग ये कहेंगे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे और यही प्रॉब्लम्स वी विल सी कि अल्टीमेटली बैकफायर करता है सर, ठीक है ना समझे? तो स्लेव्स को ट्रेनिंग मिलती है, किसी को आर्मी में डाला, किसी को कारखाने में डाला, किसी को क्राफ्टमैन के रूप में अपॉइंट किया गया एंड वी विल फाइंड कि इसके जो मंत्री लोग थे उनको भी आदेश दिया गया था कि जो जितना गुलाम लेके आएगा उतने ही गुलामों को वी विल कम टू नो कि अपॉइंट करेंगे सर, है ना? मतलब उतने ही आपको अच्छी पोजीशंस में डालेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस तरह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन आ गया। अब जैसे ये अपना अनिमेष राजा है सर, ओके। अनिमेष ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया है और आदेश में ये कहा है कि तुम जाके गुलाम प्रोक्योर करके आओ, है ना समझे? अब होता क्या है कि इनके सेनापति में ये अपना मुकेश था और फिर ये अपने नवनीत थे, शुभम थे। सो दे यूज्ड टू गो लिटरली इन द मार्केट इन सर्च ऑफ स्लेव्स, है ना? उठा-उठा के सबको, है ना? बोले चलो गुलाम बन जाओ, गुलाम बन, क्योंकि इनको रिवॉर्ड इससे मिलता था कि कितने स्लेव्स को ये लेके आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो होता क्या था कि किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बनाते थे लोग। बोले चलो सुल्तान ने बुलाया तुमको, तुम्हारा, क्योंकि आपकी वैल्यू उसके ऊपर नहीं है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ स्लेव्स यू आर ब्रिंगिंग। आपकी आपकी वैल्यू सुल्तान तब करेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्लेव्स दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, है ना समझे? आप तो ये नेटवर्किंग कर रहे थे, ये तो काइंड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा हो गया था सर, है ना समझे? तो किसी को तुमने आर्टिजन्स में डाला और किसी को गार्ड के रूप में डाल दिया, किसी को किसी की खेती के अंदर डाल दिया, और कितने लोगों को तुम परेशान करोगे सर, है ना? तो किसी को और जॉब में डाला और किसी को अमीर बना दिया सर, यही मतलब। सबको आपने फिक्स सैलरी दी, जहाँ फिक्स नहीं दे पा रहे थे वहाँ हमको पता चला लैंड ग्रांट्स दे दी सर, ओके। आप समझिए कि ये स्लेव्स की लॉयल्टी स्टेट के प्रति थी नहीं। आप ये देखिए, ये जैसे नवनीत 10 गुलामों को लेके आए थे, है ना? वो 10 के 10 नवनीत का कहा ज़्यादा मानते थे क्योंकि नवनीत ने उनको रिक्रूट किया था स्लेवरी सिस्टम से, ओके। मुकेश भी थे, मुकेश बेसिकली 100 गुलामों को लेके आए अपने अंडर। बोले देखो राजा मैंने 100 गुलामों को कंट्रीब्यूट किया। तो वो 100 के 100 कैसे होंगे सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि दे विल बी लॉयल टू द पर्सन हू हैज़ रिक्रूटेड देम सर, ओके। तो होता क्या है कि इस दौर के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है, उसकी लॉयल्टी का भी सवाल निकल के आया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनको से बहुत सारे लोगों को तुमने मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे दी और आर्मी के अंदर डाल दिया, तो होगा क्या फिर? बोलता करप्शन हो गया सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक साइड के ऊपर स्लेवरी सिस्टम में क्राइसिस होना, ये स्लेवरी सिस्टम की क्राइसिस अगर आप समझने की कोशिश करिए आर्मी के साथ मर्ज हो गई सर। अब आर्मी में 2 प्रकार के लोग थे, एक एरिस्टोक्रेसी का लोग था जो हेरिडिटरी आ रहा था, दूसरा यहाँ से डाल दिया तुमने सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चल रहा है कि जो व्यवस्था थी उसमें करप्शन ही करप्शन है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? हमें पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर अब यहाँ क्राइसिस आ रहा है सर, ठीक है? ये क्राइसिस किस बात के साथ साथ समझिए? द क्राइसिस वाज विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से द पर्सन्स हू वर रिक्रूटेड एंड द क्राइसिस वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द स्किल ऑफ द पर्सन्स हू वर नॉट एफिशिएंट इन मैनेजिंग द इंस्टीट्यूशंस दैट दे वर असाइन्ड टू सर, ओके। तो होता क्या है कि इस दौर के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। Nobility has affected the overall nature of the state, sir, okay? And the state which used to kind of make itself or it used to think कि भाई हमारे nobles और हमारी we will see कि slaves की system ही हमको बना के रख रही है, यही system ने इनको तोड़ा सर, हम करेंगे ओके। तो heterogeneous nobility समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, ओके। heterogeneous nobility का मतलब क्या है सर, ओके? कि एक होता है homogeneous, एक ही प्रकार के लोग, एक ही विशेष आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए, एक ही origin के लोग थे सर, पहले तुर्किश थे सर, करेंगे ओके। अब उसकी जगह आपने हर एक जगह को सबका खिचड़ा किया है। अब सबकी थॉट प्रोसेस अलग चल रही थी और सबकी वर्किंग सिस्टम भी अलग है सर, ओके। नॉर्मली homogeneous nobility का एक फायदा ये होता था कि आपने बचपन से पावर को देखा है, तो you get accustomed to power as well, sir. So you take decisions in a certain way जहां आपको पता है कि चीजें कैसे करनी है सर। अब तो ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा है सर, करेंगे ओके। तो आर्मी को भी आपने इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया सर, ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आर्मी के अंदर आपको देखने को मिलती है। सैनिकों को इसने कैश में सैलरी दिया और कुछ जगह के ऊपर लैंड ग्रांट्स दिया सर, ओके। अब होता क्या था, वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ जो भी व्यवस्था थी इसमें भी ये लोग गेम किया करते थे सर, गेम ओके। अब जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि एक सैनिक है, फॉर एग्जांपल अनिमेष राजा, अनिमेष ने सैम को अपॉइंट किया सैनिक के रूप में। अब सैनिक के रूप में सैम को अपॉइंटमेंट कर दिया। अब सैम को लैंड ग्रांट मिली सर, ठीक है ना समझे? अब सैम इज नॉट हैप्पी विद द वे द थिंग्स इज गोइंग ऑन सर, ओके। तो सैम वाज लाइक यार मेरे को ये लैंड नहीं चाहिए, मेरे को मजा नहीं आ रही, इतना दूर कौन जाएगा सर, ओके। फिर बीच में आएगी नमिता, नमिता आएगी बेसिकली मिडलमैन के रूप में, एजेंट के रूप में सर, ठीक है। बोला कहा भैया क्या हो गया तुमको? बोला ये मजा नहीं आ रहा है, सुल्तान ने मेरे को जमीन दी है यहाँ पे, लाओ लाओ मैं खरीद देती हूँ तुमसे सर, ठीक है। तो ओरिजिनल लैंड जो होगी उसके 1/3 प्राइस में खरीद लेगी सर, समझे? ओके। फिर उसके बाद किसी और को बेच देगी, समझे नहीं समझे? तो भाई सैम तो खुश हो गया, उसको एक बार पैसा मिल गया सर, चलो मेरा तो छुटकारा हो गया हंसकर। अबे तुमको दिया था किसके लिए सर? टू मेंटेन द आर्म्ड फोर्सेस और व्हाटएवर आपके अंदर में जो भी चीज चल रही थी सर। एंड देन यू विल सी दैट तुम्हारी जो सिस्टम थी इसके अंतर्गत तुमने वो किसी और को बेच दिया, कॉपी बना दिया सर, ओके। और ये मिडलमैन क्या करता था, किसी और को और हायर दाम में बेचता था। एजेंट कैसे होते हैं? कमीशनिंग एजेंट था सर, इट्स काइंड ऑफ वी कैन से ब्रोकरेज सिस्टम सर, ओके। तो यहाँ से सस्ते में खरीदा वहाँ महंगे में बेच दिया सर, ओके। तो ऑल ऑफ दिस वाज देयर विद रिस्पेक्ट टू मिडलमैन सर, ओके। तो 1/3 प्राइस में खरीद के 1/2 प्राइस में बेच देने का, ये फिक्स सिस्टम के रूप में सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि देयर विल बी पीपल हु विल बी गेनिंग एट द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, ओके ना। तो बेचारा सैक्रिफाइस सोल्जर दे रहा है, खर्चा सोल्जर को अल्टीमेटली घुमा फिरा के उसके ऊपर तलवार गिरेगी एंड बीच वाले लोग करप्शन के थ्रू
मौज कराएंगे सर, ठीक है ना समझे। तो लोगों को बड़ी मौज आ गई थी सर, है ना समझे कि नहीं, जैसे ही किसी को लैंड ग्रांट आई दूसरे दिन एजेंट आ जाते थे, बोले भैया जमीन में तो कुछ होगा नहीं, वहाँ से तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना, एक काम करो बेच दो उसको, बोले तुम आजीवन उसमें से रोजी रोटी भी नहीं कमा पाओगे सर, ठीक है, अभी एक काम करो, ये बाहर लेके आए हैं, ये अभी आपको 33 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन दे देंगे सर, ठीक है, बेच दो, वरना तो 30 रुपए भी नहीं निकल के आएगा उसका सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड एजेंट लोग क्या करता है, आप देखिए लैंड के अंदर आज की तारीख में प्राइस इन्फ्लेटेड है, रियल एस्टेट में उसका कारण एजेंट लोग वो एक ही जमीन के टुकड़े को 3-3 4-4 बार बेचते हैं, उतनी इन्फ्लेट करवाते हैं सर, ठीक है। हाँ, लैंड के अंदर ये जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना, रियल एस्टेट में लैंड की अलग इंपॉर्टेंस है, बिल्डिंग से सर। तो एक दफा मैं किसी एजेंट से मिला था, तो उसने मेरे को जमीन दिखाई सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या भाव है इसका, तो उसने बताया कि बीघे के हिसाब से हमारे यहाँ चलता है, इतना रुपए बीघे के हिसाब से, अरे एग्रीकल्चर लैंड थी। बोला ठीक है मैं बताता हूँ, उतनी तो औकात है नहीं अपनी सर, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर से तो मैंने कहा कि ओनर कौन है इसका, तो उसने कहा कि ओनर ये पार्टी है यहाँ से है, मैं मिलवा दूंगा अगर आपको मिलना हो तो, ठीक है। फिर 2-3 महीने के बाद मैं फिर कुछ उसके साथ बात कर रहा था, तो मैंने कहा वो जमीन अपनी जो थी, तुम्हें दिखाई थी, उसका ओनर ओनर बोले सर ओनर चेंज हो गया। मतलब चेंज हो गया मतलब कैसे चेंज हो गया? बोले ओनर ने दूसरे ओनर को बेची, भाव इतना चल रहा है। मैंने बोला भाई ये तो 2 महीने में मतलब टोपी घुमा के समझे। तो वो जमीन का फिर मेरे को किसी तीसरे बंदे ने बताया कि उसने 3 बार बेची, 3 बार बेची, मतलब एक ही जमीन का टुकड़ा, है ना, एक को 10 रुपए बीघे से खरीद के 12 में बेची, 12 वाले को कहा कि मैं तुमको 15 दिलाऊंगा सर, ठीक है। बीच में हर बार उसका कमीशन होता है, यू नो दैट सर, ओके। 1% कमीशन चार्ज होता है 1 से 1.5% के बीच में सर, ठीक है। तो 10 रुपए की जमीन उसने आखिर में 18 रुपए में इन्फ्लेट की थी, मतलब इतना इन्फ्लेशन मारा था उसने सर, ठीक है। भाई ये गलत कर रहा है तू, है ना। एक ही जमीन मतलब ऐसी कितनी जमीनों को उसने सौदे किए होंगे सर। अब जिसके पास पैसा होता है उसको टोपी में ले लिया जाता है सर, है ना, दे दो ना, ठीक है सर, क्या। तो कहानी ये है कि इसमें करप्शन बहुत हुआ लैंड ग्रांट्स में सर, क्योंकि सबको लैंड चाहिए नहीं थी और सबको तो सेम प्रकार की कैसे मिलेगी, आप ही सोचिए ना। यू ओनली थिंक अबाउट दिस पार्ट कि व्हेन यू गिव लैंड ग्रांट्स टू योर ऑफिशियल्स, नॉट एवरीवन विल बी हैप्पी। अब सबको तो कॉर्नर फेसिंग या विल सी की रोड फेसिंग हाउस नहीं मिलेगा, है ना, सबको तो सी फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, विद इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप रहोगे सर, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट आपको वैसा ही एकदम बढ़िया सा बंगलो देगा सर, लुटियन जोन में ही सर, वेरी गुड। तो वही कहानी आपको यहाँ से मिलती है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलती रहेगी सर, है ना समझे। तो कुछ को लैंड में दिया, किसी किसी को विल कम टू नो कि इन्होंने इसे दे दिया अपने खजाने से, इरेगुलर सोर्सेस से ना सर, गेटिंग अमाउंट, ओके। तो इनके लिए गैर वजह का शब्द आपको मिलता है सर, गैर वजह मतलब इनकी कोई वजह नहीं थी, है ना समझे। तो बोले ये सब गैर लोग थे सर, है ना, टेम्पररी रखे जाते थे, पर इस तरह की सिस्टम आपको मिलती है। तो टोटल 80-90 हज़ार के आसपास इसके पास कैवलरी थी सर, गेटिंग अमाउंट, ओके। और मजे की बात ये है कि ये जितनी भी कैवलरी हमको यहाँ से मिल रही है, इनमें से ज्यादातर नोबिलिटी इसको कंट्रोल करती थी, क्योंकि वही लोग रिटेन करते थे ना सर, वही लोग उसको चलाते थे सर। तो राजा के अंडर में आपको मिलेगी तो सही सर, ठीक है, बट इट इज द नोबिलिटी व्हिच विल बी टेकिंग द कॉल, है ना, क्योंकि कितना 100 बंदे बढ़ाने, 200 बंदे, 300 बंदे, 400 बंदे, आधे से ज्यादा गुलाम थे 80-90 हज़ार में से सर, ठीक है समझे। तो प्रॉब्लम हमको ये पता चल रहा है कि ये एफिशिएंट नहीं थी। ऊपर से कुछ-कुछ आर्मी के ऑफिशियल्स को इसने इतना देने की शुरुआत की थी सर, गेटिंग अमाउंट, ओके। और होता क्या था कि ये जो लैंड देता था, ये लैंड में करप्शन आपको मिलता रहता है सर, ओके। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप सैनिक के रूप में काम कर रहे हो सर, ओके, पर आपको लग रहा है कि आज मूड नहीं है, तो आप फोन करोगे भतीजे को, अरे भैया भतीजे भतीजे क्या एक काम कर, मेरी जगह ड्यूटी करके आ जा, समझे नहीं समझे, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो सर, ठीक है समझे, है ना। हाउ कम दिस इज पॉसिबल इन आर्म्ड फोर्सेस, है ना, कोई भी जॉब में अगर मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा था तो आपको ठीक लगता सर। लेट्स कीप इट सिंपल सर, ठीक है, लेट्स कीप इट प्रैक्टिकल एज़ वेल सर, ओके, है ना। यू हैव टेकन सब कुछ, देखो वो नीतीश का मैसेज दिया था, बोले सर एक्स मत बन जाना सर, ठीक है, मतलब आप रिकॉर्डेड भी नहीं देख पा रहे हो सर, ठीक है, और मेरी जगह कोई और आके ड्यूटी करेगा कैसा चलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको। तो रियलिटी क्या है सर, है ना, व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी ये है कि वी विल कम टू नो कि वंस यू रिप्लेस योर सोल्जर विद एनी पर्सन फ्रॉम द फैमिली, डू यू थिंक दैट द पर्सन विल बी एबल टू हैव द डिसिप्लिन, मेरिट, द टैलेंट एंड द स्किल्स दैट वाज एक्वायर्ड सर, ओके समझे। तो प्रॉब्लम ये था कि तो हेरिडिटरी आर्मी थी, हेरिडिटरी आर्मी आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलती है। ये हेरिडिटरी आर्मी के अंदर हमें ये पता चला है कि रिप्लेसमेंट होता था एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति का, और दूसरा जो भी हेरिडिटरी थी उसके अंदर जनरेशन बाय जनरेशन एक ही फैमिली के लोग आर्मी के वी विल सी की मोबिलिटी के रूप में काम करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि होता क्या था कि एक व्यक्ति है नोबल के रूप में जो आर्मी के अंदर इक्तेदार के रूप में काम कर रहा है, जिसके अंदर 1000 सैनिक है। अब ये हजारों को रिक्रूट उसने किया है, काम कर रहा है राजा के लिए, पर ये हजार के हजार सैनिक जो है, जो गुलाम भी होंगे इनमें से बहुत सारे, ये सब के सब नोबल के साथ अपना रिलेशन ज्यादा एस्टैब्लिश करेंगे कंपेयर टू द सुल्तान, राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वी विल सी कि इट इज द नोबल्स हु आर सप्लाइंग द सोल्जर्स, इट इज द नोबल्स हु आर रिक्रूटिंग देम, इट इज द नोबल्स हु आर रिटेनिंग देम एज़ वेल सर, ठीक है। तो सुल्तान के प्रति ये सेना के अंदर जो कोहेजन आना चाहिए वो आया नहीं ना, कहीं। और ऊपर से जो लैंड ग्रांट्स जिन लोगों को दी थी वो तो सोर्स ऑफ करप्शन बन गया। होता क्या है कि द मोर नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स विल लीड टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके कारण तो करप्शन हो रहा है सर, ओके। और हमें ये पता चल रहा है कि एक बार आपको जमीन मिल गई तो जमीन परमानेंटली आपके नाम की हो जाती है, वंस यू गेट द लैंड यू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, कोई हटाएगा नहीं। अब देखो ये चीज अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवाई थी, आपको याद होगा, खिलजी ने क्या किया, लैंड का रीअसेसमेंट कराया, तो देखा बहुत सारे पुरानी जनरेशन के खिलाड़ी लोग थे बलबन और खिलजी के समय पे, जिनको जमीनें मिली थी सर, ना, तो उसने कहा बंद कराओ ये सब चल रहा है, कब तक सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना। सरकार में कभी कभी ड्राइव आता है, बोले कितने लोग रिटायर्ड हुए, बोले 2-5 साल में, बोले सर ये इतने लोग, बोले इनकी सरकारी खजाने से ये क्या क्या चीजें लेके गए हैं, बोले वो साहब सर जब रिटायर्ड हुए तो यहाँ सरकारी सोफा लेके गए, बोले वो चादर और तकिया भी लेके गए, वो पर्दा भी लेके गए, और वो तो किचन का क्रॉकरी सेट चम्मच भी उठा के लेके गए, बोले सब वसूल कराओ, एक काम करो सर, ठीक है ना समझे। सो ब्यूरोक्रेसी में ये सब कांड बहुत होता रहता है सर, ना, सरकारी बंगले से या सरकारी जगह से, समझ गए ना सर, ठीक। तो वी विल कम टू नो कि लैपटॉप लेके जाते हैं सर, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो पकड़े जाते हैं सर, ठीक है, बट जो छोटी मोटी चीजें होती है वो उठवा देते हैं सर, पता नहीं उनको लग रहा है कि उनका खुद का है सर, तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको ये चीज समझ में आ गई, नकली कंपाउंड, ओके। एंड हमें ये पता चल रहा है कि जो घटना बनी इसके अंदर हमें ये भी जानकारी मिलती है कि पुराने सैनिक जो सैकड़ों साल पहले उनके बाप दादा लोग सेना में थे, उनके नाम की जमीन अभी भी चल रही है सर, ये यूपी नहीं बेटा, ये हर स्टेट में चलता है सर। आप जाओगे तो पता चलेगा कि मतलब कंप्यूटर का प्रिंटर भी उठा के लेके गए लोग, ये जितना बड़ा बाबू, समझे, मतलब बाबूगिरी की बात करो, पॉलिटिशियंस की नहीं कर रहा हूं सर, ओके, उतनी ही आपको मतलब सीनाजोरी देखने को मिलती है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। और ये हर एक स्टेट में है सर, है ना, गेटिंग ओके, है ना, कि ये एक काम करो, ये सोफा घर पे भिजवा देना, तुम्हारे खैरत में थोड़ी दिया है सरकार ने, ठीक है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, ले लो, 50,000 का सोफा आता है सर, ओके, समझे कि नहीं समझे, ट्रांसफरेबल जॉब में काम में आएगा सर, 2 लाख रुपए घर पे भिजवा दीजिएगा सर, यहाँ से उठवा के सर। आप जो भी डिपार्टमेंट में होते हो उसकी प्रॉपर्टीज आपके अधीन में आती है। सो इन व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू आर, द प्रॉपर्टीज आर अंडर योर कंट्रोल सर, ठीक है समझे। सो अगर उसका कोई गेस्ट हाउस होगा, उसका कोई, है ना समझे, बोले उसका टीवी अच्छा है, काम करो हमारे घर पे भिजवा दो सर। यू हैव जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में हो सर, ओके, पीडब्ल्यूडी में मतलब यू हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का काम ही है सर्किट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस, हाईवेज, रोडवेज, है ना, स्टेट के अंदर रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स को संभालना। अब उसमें यू हैव एक्सेस टू मेनी मटेरियल कंफर्ट एज वेल सर, ओके। तो आपके सरकारी बंगले में एसी मजा नहीं आ रही, बोले वो सर्किट हाउस से निकालो बढ़िया वाला सर, ठीक है, फिर जहाँ ट्रांसफर होगी वहाँ वही उठा के लेके जाओगे, अरे भाई अब डिपार्टमेंट पंचायत आ गया तो उसका एसी वापरो, बोले नहीं नहीं सर, बताओ तो वो सरकारी एसी अपने पर्सनल घर में भी लगवा देगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेलकम टू नो कि ये सब प्रॉब्लम्स आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलते रहेंगे सर। खैर, तो हुआ क्या कि इसने नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चीजें बदली सर, है ना। इनफैक्ट लोकल जो ऑफिशियल्स थे उनको भी सत्ता वापस दी थी, मतलब जो मुकदम हुआ करते थे उनको बेसिकली लैंड असाइनमेंट्स का चार्ज वापस मिलना शुरू हो गया था बाय दैट टाइम सर, ओके। तो ये सब चीजें हमें बहुत प्रोमिनेंटली मिलती रहती है सर, ओके, एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, ठीक है। अब होता क्या था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सुल्तान को ये चीज़ पता थी कि करप्शन हो रहा है सर, है ना? समझे? करप्शन किस बात का हो रहा था कि जैसे एक नोबल राजा को कहता था कि मेरे अंदर हज़ार घुड़सवार है सर, है ना? अंडर माय कंट्रोल आई हैव गॉट 1000 सोल्जर्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड मी इक्विवेलेंट ऑफ द सैलरी और इक्विवेलेंट ऑफ द लैंड सो कैन आई कैन मेंटेन द एक्सपेंसेस ओके। अब जैसे ये अनिमेष राजा है, अनिमेष के नीचे नवनीत वी विल कम टू नो कि सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं या नोबल के रूप में। नवनीत के नीचे 1000 बंदे हैं अपन लोग सर, है ना? तो नवनीत ने ऑन पेपर 1000 दिखाया है। तो सुल्तान को ये चीज़ पता थी कि करप्शन होगा सर, है ना? तो सुल्तान इंस्पेक्टर्स को भेजता था सर करीम पर कि भाई जाके चेक करके आओ कि इसके नीचे 1000 बंदे हैं कि नहीं है। भूतिया सैनिक नहीं डाले ना, भूतिया समझ में आता है सर, है ना? समझे फेक कहीं ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते सर ओके। तो सुल्तान ने इंस्पेक्टर्स को भेजा सर करीम पर। अब ये नवनीत को चेक करने के लिए ये दिव्यराज गए सर वहाँ पे सर, ठीक है? दिव्यराज इंस्पेक्टर बन के बोले चलो सबका रोल कॉल लगवाओ, है ना? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 देखते तो हैं हम लोग क्या चल रहा है सर करीम पर ओके। तो दिव्यराज ने बताया कि उसने सब रोल कॉल लेना शुरू किया, तो उसको दिख गया कि यहाँ 300 लोग ही थे। अब 700 लोगों का पैसा एक्स्ट्रा खा रहा है ये बंदा। घोस्ट सोल्जर्स की खासियत ही आपको ये मिलती है कि वी विल कम टू नो कि ये सबके सब करप्शन था कहीं पर ओके। और ये करप्शन का परिणाम ही ये देखने को मिलता है कि ये इंस्पेक्टर ने जब उसको हाईलाइट किया सर कहीं पर कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि दिव्यराज पोल खोल करने की तैयारी में था सर। तो इसके बाद ये मैटर ऊपर जाएगी तो दिस विल लीड टू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ओके। पर सुल्तान ने कोई भी काम उसके फेवर में नहीं किया सर समझ गए ओके। तो कहानी हमको ये पता चल रही है कि एक बार ये अफीफी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही के अंदर। अफीफी लिखता है कि एक बार एक सुल्तान कहीं से पास ऑन हो रहा था लॉबी में से और उसको कोई लोग सुनते हुए उसने बातें सुनी उनकी है ना। तो 2-3 नोबल्स थे, ट्रूपर्स थे, कैवलरीमैन हुआ करते थे और उन्होंने बातें सुनते-सुनते कहा कि यार ये आए दिन इनके इंस्पेक्टर आते हैं सुल्तान के और आए दिन इंस्पेक्टर आके वी विल कम टू नो कि हमको चेक करते हैं और फिर इंस्पेक्टर आके हमारा सब है ना कच्चा-चिट्ठा खोल देते हैं। अब इनको कैसे मैनेज करना है? तो सुल्तान पर्दे के पीछे था, उसको आवाज़ सुनाई दे रहा था। सुल्तान ने पर्दा खोल दिया। अब उसके जो अधिकारी थे वो फफड़ाट में आ गए, बोले पकड़ा गया। सुल्तान ने अंदर से एक सोने का सिक्का निकाला, बोले ये ले, मेरा इंस्पेक्टर आ जाएगा तो चिपका देना सर, तू खुश मैं खुश ओके समझे। अब जो राजा ही ये कर रहा है, समझ गए ना सर, कहने की बात ये है। तो क्या परिस्थिति होगी आपके स्टेट की सर, है ना? आप देखिए कि तो राजा खुद कह रहा है कि मेरा इंस्पेक्टर चेक करने आएगा तो ये सिक्का देना उसको, वो खुश हो जाएगा, तुम भी खुश रहो, मौज करना सर, ठीक है ना समझे। तो मूवमेंट बन गया ना सर, ठीक है ना कि तुम्हें डर था कि तुम्हारा पोल पकड़ा जाएगा क्योंकि तुमने कांड किया हुआ है, तुमने 1000 सैनिक को ऑन पेपर दिखाया, तुम 300 सैनिकों से अपना शासन चला रहे हो सर ओके। एंड वी विल कम इस दौर के अंदर तो सुल्तान न्यू एवरीथिंग सर, है ना समझे। तो आप देखिए आर्म्ड फोर्सेस में बड़ा करप्शन आया। करप्शन 2 तरह से आया सर, ठीक है ना समझे। पहली चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है स्लेव्स की जिनकी एबिलिटी नहीं थी उनको तुमने अपॉइंट कर दिया। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ आपके पास बंदे नहीं थे उससे ज़्यादा आपने दिखाए। अगर ये कह रहा है कि इसके पास 90,000 कैवलरी मैन थे, तो 90,000 होंगे आपको लग रहा है सर? अब आप बताइए सर, ठीक है ना? समझे? हेडिंग अपॉइंट ओके। तो वी विल फाइंड कि 90,000 होंगे नहीं होंगे 30,000 के आस-पास सर ओके। ऑन पेपर 25-30,000 बोल के ये दिखाए जाते होंगे 90,000 सर, ठीक है? मतलब ग्राउंड के ऊपर 25-30 ही होंगे पर दिखाए जाते होंगे 90,000 की इक्विवेलेंट में देखो इतनी सेना है हमारे पास। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए वी विल कम टू नो कि राजा हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन सर। सुल्तान के पास हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी, बट द किंग डिड नॉट टूक एनी काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शंस ऑन दैट सर, है ना? आप देखिए अफगानिस्तान में ये तालिबान का क्राइसिस फेल हुआ ना या ये घानी की सरकार गिरी, उसमें इनिशियली यही तो प्रॉब्लम हुआ था ना सर, ठीक है? अमेरिका ने क्या किया था कि अफगान सरकार को पैसा देती थी। अमेरिका की सरकार, घानी की सरकार को मतलब 2021 से पहले। और घानी जो है उसने लोकल कमांडर्स को उसने आर्मी के अंदर आदेश दिया था कि आप रिक्रूट करके सेना को तालिबान के सामने लड़ने के लिए मजबूत कीजिएगा। अब लोकल कमांडर्स के हाथ में पैसा आता था ना, वो कभी भी दिखाते नहीं थे सर, ठीक है? कि उनके पास एग्जैक्ट कितना नंबर है। वो ऊपर भेजते थे कि मेरे पास तो आपने उस टाइम पे सुना होगा अफगानिस्तान के पास 3 लाख की सेना थी। 3 लाख की सेना और 1.5 लाख पुलिस वाले मतलब 2 लाख पुलिस वाले ऐसे मिला के 5-6 लाख हो जाते थे। तो सवाल ये आता है कि अगर 6-5 लाख के आसपास बंदे हैं तुम्हारे पास आर्म्ड फोर्सेस में टोटल मिला के क्यूमुलेटिव, तो वो इतने 10-15 हज़ार लड़ाकू तालिबानों के सामने सरेंडर कैसा कर दिया? है ना? आखिर के मोमेंट तक आपने फाइट क्यों नहीं किया सर? तो रियलिटी ये थी कि उनके पास सेना थी नहीं, कुछ 50-60 हज़ार के आसपास सेना थी। तो वो 3 लाख लोग जो बोल रहे थे ना, समझे? वो सबके सब बेसिकली आंकड़े के ऊपर थे क्योंकि वो करप्शन का पैसा था, वो घानी को पता था। दैट वाज़ आल्सो घानी वाज़ आल्सो अबाउट दिस पार्ट ऑफ गेटिंग अबाउट इट। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो पूरी तरह से घोस्ट आर्मी थी सर। यहाँ पे भी घोस्ट आर्मी आपको देखने को मिलती है। और जो चीज़ें पता थी उसके ऊपर आपने करेक्टिव एक्शन लिए नहीं सर, समझे? तो कहानी ये हुई कि फिरोज शाह तुगलक के समय पे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये आर्म्ड फोर्सेस की प्रॉब्लम हमको ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर उसके अगेंस्ट में जाएंगे सर। हेडिंग अपार्ट ओके। तो तुगलक कंटिन्यूड टू एक्सपांड हिज होल्ड सर, समझे? साइमल्टेनियसली विद दिस काइंड ऑफ आर्मी एंड द इंस्टीट्यूशंस, बट दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। ही हैड इंटरेस्ट इन आर्मी द कल्चर एज़ वेल। मैंने आपको बताया ये संस्कृत और उसकी किताबों को और उसने ये ट्रांसलेट भी करवाया, ठीक-ठाक चीज़ें करता है। बट देन ओवरऑल इसकी स्थिति ऐसी रही है कि उसने जो एक्सपांशन ऑफ एम्पायर करना चाहिए सर, ठीक है ना? हेडिंग अपार्ट वो पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं रहता है सर, है ना? समझे? क्यों नहीं रहता उसके पीछे का कारण आप समझिए सर। दक्कन ये घुमा देता है। क्यों घुमाता है? क्योंकि बट ऑब्वियस कि इसकी होल्ड ही नहीं थी उस पीरियड के अंदर, राइट और रॉन्ग सर। विल कम टू नो कि बंगाल की कहानी के अंदर भी आपको यहाँ से मिलता है कि वो बंगाल के ऊपर भी अपना होल्ड नहीं बना पाएगा सर। तो ही रियलाइज दिस पार्ट कि ही वोंट बी एबल टू कंट्रोल द बंगाल एज़ वेल। इनफैक्ट बंगाल का गुस्सा उसने उड़ीसा के ऊपर निकाला, है ना? तो उड़ीसा के ऊपर निकालने के चक्कर में जजनगर गया सर, ठीक है? जजनगर इज़ द मॉडर्न डे उड़ीसा सर। और ये क्यों गया था? क्योंकि वो जब दक्कन और बंगाल की तरफ फेल हो रहा था तो उसको गुस्सा आ गया कि क्या करना चाहिए। दूसरा उड़ीसा में टेम्पल्स तब तक बन चुके हैं। आप देखिए जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है 11th सेंचुरी का, कोणार्क का टेम्पल है 13th सेंचुरी का। ये कौन सा पीरियड है? ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी चल रहा है ना, 1350 के बाद वाला पीरियड। तो बाय दैट टाइम उसने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया क्योंकि उड़ीसा एक ऐसी जगह थी जिसके पहले कोई राजा ने प्लान नहीं किया था। तो उसके बाद वी टूक अवे द कंट्रोल ऑफ जगन्नाथ फॉर सम इयर्स एंड देन वहाँ से पैसे ट्रिब्यूट के रूप में उसने उठवाए और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भाई साहब उड़ीसा से वापस आने के लिए हमें ये पता चलता है कि सेंट्रल इंडिया से गया और सेंट्रल इंडिया से जब जाता है तो वहाँ पे उसको मार पड़ गई सर, ठीक है? तो दंड करने के जंगल मतलब आज के छोटा नागपुर जो बस्तर वाला रीजन है वहाँ से ये फँस गया था सर, ठीक है? तो ऐसा कहते हैं कि वो 3-4 महीने तक वहाँ फँसा रहा सर और ऊपर दिल्ली में तो वहाँ तक बातें हो गई थी कि अब ये वापस नहीं आएगा, है ना? उसकी जगह किसी और को बिठा देना चाहिए सर, समझे? समझे? बट जिंदा होके वापस निकल के आया कि मैं जिंदा हूँ सर, ठीक है? समझे? इनफैक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी टेंपल है सर, ठीक है? तो ये जो ज्वालामुखी टेंपल है इट यूज्ड टू बी द शक्तिपीठ ओके और ये शक्तिपीठ के रूप में उसने डिस्ट्रॉय किया। वहाँ की लाइब्रेरी को तो उसने ट्रांसलेट किया पर वहाँ की इंस्टीट्यूशंस और टेंपल्स को पूरी तरह से तोड़ दिया गया सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट जिस प्रकार की बर्बरता उसने वहाँ पे की थी, ये बर्बरता दर्शाती है कि वाज़ काइंड ऑफ वेरी मच रिलीजियस फैनेटिक सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल कम टू नो कि रिलीजियस फैनेटिज्म आपको यहाँ से प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है जो उसने नगरकोट के अंदर आक्रमण करके किया था सर। खैर उसका लास्ट कैंपेन जो रहा वो मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको सिंध की तरफ मिलेगा सर, ठीक है? तो होता क्या है कि उसने लास्ट कैंपेन सिंध की तरफ किया था 1360 के बाद के पीरियड के अंदर, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली करता रहा बड़ा वाला। इनफैक्ट सिंध में कैंपेन किया तभी भी भाई साहब की यही हालत हुई सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल कम टू नो कि वहाँ ये भाई साहब डेजर्ट में फँस गया कच्छ के अंदर सर, है ना? और स्टोरी ये चलती है कि जितने बंदे लेके गया था सर, है ना? उनमें से आधे बंदे जिंदा वापस आए सर, समझे कि नहीं समझे? तो यू कैन इमेजिन कि दिस वाज़ अ पीरियड वेयर दिल्ली की सल्तनत को ये लग गया था कि भई इसकी भी पूरी बच जाएगी सर, ओके। बट समहाउ ही कंटिन्यूड टू सर्वाइव एंड वर्क टिल 1388 सर, ओके, समझे? एंड हमें ये पता चलता है कि जो कहानी इसके बाद आगे चलती है एंड 1388 के बाद इसका ट्रांजिशन हुआ सर, ठीक है, समझे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलना चाहिए कि कैसे फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल
ओवरऑल फैनेटिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस के साथ जुड़ा हुआ है। देखो 2 चीज़ें हमें मिलेगी सर, ठीक है। फैनेटिज्म इसके लिए क्योंकि इसकी जो भी पॉलिसीज़ थी वो रिलीजियस पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन को आइसोलेट किया सर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि इसकी इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हमें देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू स्लेवरी सिस्टम, जो स्लेव्स को उसने बढ़ा-चढ़ा के पोजीशंस के ऊपर बिठाया था, एंड आल्सो विद रेफरेंस टू वी कैन इंक्लूड द पार्ट द आर्मी इंस्टीट्यूशन जहाँ फ्यूडल टैग देने की शुरुआत की सर, है ना, समझे। तीसरी कहानी इसके जो ऑफिशियल्स थे वो भी बड़े एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेडिकल थे, मतलब जैसे खान जहां मकबूल, मैंने आपको बताया कि उसका प्राइम मिनिस्टर था, वज़ीर था सर, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो काइंड ऑफ अ हिंदू, फर्स्ट जनरेशन हिंदू एक्सेप्टेड इस्लाम, बट ही बिकेम वेरी रेडिकल सर, है ना, समझे। तो उसकी ये जितनी भी पॉलिसीज़ थी उसके सामने लॉन्ग टर्म के अंदर इंप्लीकेट करेगी ना सर, करेंगे ओके। तो एक साइड के ऊपर आपको थोड़ी बहुत बेनिफिशियल एक्टिविटीज मिलती है, हमें ये भी पता चल रहा है कि एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ से उड़ीसा तक पहुंचे सर, ठीक है, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि उसकी जो पॉलिसीज थी वो लॉन्ग रन में इसके कारण काफी लोग नाराज हो जाते हैं सर, ठीक है। नाराजगी का कारण ये भी था कि भाई उसने जिस तरह की व्यवस्था क्रिएट की थी और व्यवस्था के अंदर टैक्सेशन व्यवस्था में बदलाव हुआ, वी विल कम टू नो कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस के अंदर स्लेवरी को जिस तरह से रिकॉग्निशन किया गया और ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड का मतलब क्या है कि उसने स्लेव्स को ऊपर लेके आया, यही स्लेव्स उसके सामने भारी पड़ जाएंगे सर, ठीक है, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो होमोजेनिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसके थ्रू तुर्किश या दिल्ली के सुल्तान टिके हुए थे, वो सब कुछ खत्म हो जाता है सर, हंगरी में। तो हुआ क्या कि इसके मृत्यु के बाद बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट होंगे सर, समझे। तो फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था ना सर, है ना, उसकी बड़ा बेटा मतलब जो सबसे मेन था सर, फतेह खान करके सर, करेंगे ओके, जिसको उसने सोचा था कि ये मेरी बात सत्ता के ऊपर आएगा, उसकी तो मृत्यु 1374 में हो चुकी थी, 1374 में सर, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि फिरोज की सन की मृत्यु होने के कारण जैसे कि दूसरा बेटा जो था वो तो बड़ा डिबॉच लाइफस्टाइल जीता था सर, करेंगे ओके। एंड वी विल सी कि ये डिबॉचरी के चक्कर में हमें पता चलता है कि कोई अच्छा शासन आपको नहीं मिलेगा सर, करेंगे ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि फिरोज को खुद आना पड़ता है सर, है ना। और फिरोज शाह तुगलक जिंदा था, ऐसा नहीं था कि मर गया है सर, करेंगे ओके। ही वाज अलाइव एंड ही हैड सीन कि हाउ हिज फैमिली मेंबर्स आर फाइटिंग सर। फाइटिंग का मतलब है कि इन द सक्सेशन ओनली देयर इज अ क्राइसिस गोइंग ऑन सर, करेंगे ओके। एंड दिस क्राइसिस लेड टू सिविल वॉर सर, तो एक छोटी सी सिविल वॉर होती है जहां हमें पता चलेगा कि फतेह खान करके एक व्यक्ति को बिठाया गया एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत हुई और 1388 में जब उसकी मृत्यु हुई उसके 10 साल के अंदर ही अगर आप समझिए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि तैमूर का आक्रमण होगा और कहानी बदल जाएगी सर, ठीक है, तो लेकिन तो हुआ क्या कि 1388 से करीबन 1398 तक का पीरियड देखोगे उसमें हमें देखने को मिलता है कि 3-4 राजा आएंगे। 3-4 राजा का मतलब क्या है सर, ठीक है, सुबह उठेंगे राजा बदल जाएगा सर, समझे, है ना। उठे बोले क्या हो गया, बोले क्रांति हो गई, किस बात की क्रांति हुई, तो बोले यहाँ वो नोबिलिटी को पसंद नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है सर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये कांड होते रहेंगे सर, समझे। अब जैसे वी विल कम टू नो कि फिरोज जब आखिर के कार्यकाल में था सर, ठीक है, और उसकी बेटे की मृत्यु हो गई है, दूसरा बेटा डिवोर्स लाइफस्टाइल जी रहा था, तो उसने अपने पोते को बिठाया था, उसका नाम था फतेह खान। पर फतेह कहता है कि मैं फतेह नहीं हूं, मैं गयासुद्दीन तुगलक टू हूं सर, है ना, तो यहाँ टू आता है एक्चुअली सर, ओके। सो फतेह कहता है कि अपन फतेह थोड़ी है सर, अपन गयासुद्दीन तुगलक टू है, बोले तुगलक टू गयासुद्दीन क्यों, बोले तुगलक वन तो हमारे मेन जो फाउंडर थे वो थे ना, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया करेंगे अपन। अब ये सत्ता के ऊपर तो बैठा है देन, बट वी विल कम टू नो कि इसके सामने नोबिलिटी विद्रोह कर रही है, इसके चाचा इसके फैमिली वाले सबके सब विद्रोह कर रहे हैं सर, करेंगे अपन, ओके। तो स्थिति ये हुई कि गयासुद्दीन तुगलक टू तुगलक वन के जैसा नहीं था सर, ओके। और इन स्थितियों के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम गयासुद्दीन तुगलक टू की गाड़ी पलटा दी गई, है ना। ये पलटाने के पीछे इसका खुद का कजिन हुआ करता था, कजिन का नाम कुछ अबू बकर हुआ करता था और अबू बकर ने उसको पहाड़ों में भगा दिया सर, मतलब जम्मू की तरफ ही भाग गया था सर, ठीक है। और इसके बाद इसकी पिटूरी बच जाती है। तो 1388 के आसपास 88 से 89 के बीच में कंटिन्यूअसली हमें इस प्रकार की चीजें मिलती है। इसके लिए कहते हैं कि द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द दिल्ली सल्तनत सर, समझे। तो होता क्या है कि फिरोज के समय पे ठीक ठाक काम हुए और फिरोज के टाइम पे ही हमें पता चलता है कि डिसइंटीग्रेशन की भी शुरुआत हुई सर, समझे, ओके। तो वी विल सी दैट फिरोज शाह तुगलक के ऊपर आपको सवाल आएगा तो आप लिख सकते हो कि कैसे उसने टैक्सेस चेंज किए, इकोनॉमी में कौन सी इशू किए थे, कल मैंने आपको बताया था। कॉइन्स में दो चीजें आपको मिलती है, मैं कॉइन्स को आगे आपको लास्ट में करवा दूंगा। आधा और बीच का नया कॉइन इंट्रोड्यूस किया सर, ठीक है। आधा और बीच समझ में आता है कि नहीं, बीच का कॉइन है सर, दैट इज 1/4, ओके, काइंड ऑफ 1/4 था और आधा इज 50% सर, ओके, क्वार्टर था सर, ये क्वार्टर था एंड आधा इज 50%, आधा इज दी 50% ऑफ जीतल, ओके। तो जितनी बड़ा कॉइन था उसे छोटा कर दिया गया सर, ओके। तो फॉर लोकल ट्रांजैक्शन से करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी हमें कहानी देखने को मिलती है कि इसने कैंपेन्स बहुत सारे किए, अलग-अलग जगह पे ऊपर संघर्ष किया, ये सब इधर-उधर की स्टोरी आपको मिलती रहेगी। बट फिरोज शाह तुगलक के बाद अब कहानी बदलेगी सर, ठीक है, समझे। 1388 में इसकी मृत्यु के बाद सुबह उठ के कौन राजा बनेगा किसी को नहीं पता था, समझ में आया मेरी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि कौन राजा बनेगा इसको नहीं पता था, उसके पीछे का कारण ये है कि पहले तुगलक टू आया, मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक टू सर, सुन लो 2 मिनट, ओके। तुगलक टू राजा के रूप में बंद हो गया, बट देन विल सी कि है ना उसको स्वीकारा नहीं किया विजिंग फैमिली सर, ओके। और इसके चाचा और इसके भतीजे मतलब इसके कजिन ब्रदर्स ने विद्रोह कर दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अबू बकर करके वी विल कम टू नो कि इसका कजिन था। अबू बकर ने कहा कि तू कैसे राजा बनेगा, तू सर, समझे, बचपन में है ना हम साथ में खेला करते थे और मेरे पास ज्यादा स्किल एक्यूमेंट है सर, ठीक है। तो अबू बकर ने विद्रोह करवाया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि अबू बकर ने विद्रोह करवा के खुद को बिठा दिया सर, ठीक है। वहां उसने एक मिनिस्टर की हेल्प की थी सर ना, रुकनुद्दीन करके सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट विल सी कि रुकनुद्दीन अपने हिसाब से गेम कर रहा था, रुकनुद्दीन चाहता था कि मैं राजा बनूं सर, मतलब नोबल खुद चाहता था कि वो राजा के रूप में एस्टैब्लिश हो सर। तो ये सब गेम चलती रही इनके अंदर से सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अबू बकर को समझ में आ गया कि यार मेरे सामने विद्रोह होंगे सर, ओके। ये विद्रोह के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी कि 1389 में इसकी गाड़ी पलट गई और एक व्यक्ति पावर के ऊपर आया जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नसीरुद्दीन मोहम्मद सर, वेरी इंपॉर्टेंट। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 के आसपास पावर के ऊपर आया था और ये 1390 से लेकर 94 तक पावर के ऊपर रहता है सर, 1390 से 94, यहाँ थोड़ी तारीखों के बीच में आगे पीछे उसके पीछे के दो कारण आपको यहाँ से मिलेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चलती रह रही थी इनके बीच में। तो 1390 से 94 के बीच में 1390 से 94 के बीच में ये व्यक्ति पावर के ऊपर होगा, हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है, एक्चुअली लेटर तो उतना पढ़ना भी नहीं होता सर, ओके। एंड ही वी विल सी कि विल बी कंट्रोलिंग द रिबेलियन ऑफ अबू बकर, विल बी कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, है ना, समझे। और हमें पता चल रहा है कि अब लग रहा था कि अब चीजें ठीक-ठाक चलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट 1394 में इसकी मृत्यु हुई नसीरुद्दीन मोहम्मद की। उसकी मृत्यु हुई तो अब सवाल आया कि कौन बनेगा? तो उसका छोकरा पावर के ऊपर आया जिसका नाम था सिकंदर शाह, है ना, सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ये 1394 के अंदर ही आया सर, है ना, समझे। ये 1394 में पावर के ऊपर आने के बाद 1394 में इसकी भी मृत्यु हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या होता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद का छोकरा सिकंदर पावर के ऊपर आया 1394 में ही, वो आने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है सर, ओके। इसकी मृत्यु होगी तो अब सवाल आएगा कि कौन बनेगा राजा, है ना, समझे कि समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का एक और छोकरा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आया। वी विल सी दैट नसीरुद्दीन मोहम्मद हैड टू सन्स, वन वाज सिकंदर, सिकंदर केम टू पावर बट देन ही पास्ड अवे बिकॉज़ ऑफ इलनेस एंड ऑल द अदर थिंग्स, ओके। फिर उसका एक और लड़का है जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद टू, है ना, समझे, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ऐसा नाम था, 2 नंबर का, सेम नेम थी सर, है ना, एंड ही केम टू पावर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये सब गेम चलने के चक्कर में नोबिलिटी को मजा आ रही थी, बोले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो उसमें नोबिलिटी ने एक और नाम प्रपोज किया, बोले ये बेकार का बंदा है ना, इसकी जगह अपने को नुसरत को बिठाना चाहिए। बोले नुसरत कौन है? बोले नुसरत वी विल सी वो एक्टर नहीं है पर वो तुगलक का अपना फिरोज शाह तुगलक का पोता हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और नुसरत को अपॉइंट करेंगे तो अपने लिए बड़ा फायदा होगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि नोबिलिटी में ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की स्टोरी का मतलब ये है कि
जो नोबिलिटी क्लास थी वही किंग मेकर के रूप में बन के आ गई थी, ओके। एंड वी विल सी कि इस तरह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत हुई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम हमको ये पता चलता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद वर्सेस नुसरत शाह की लड़ाई होगी सर, ठीक है, सब गेटिंग ओके। और ये लड़ाई अगले 3-4 साल तक चलती रही। ये लोग अंदर लड़ते गए। ये लड़ने के चक्कर में इनको समझ में नहीं आया कि तैमूर तुम्हारे घर में आ चुका है सर, सब गेटिंग ओके। और 1398 में व्हेन यू आर अ डिवाइडेड हाउस एंड अ फॉरेन इन्वेजन टेक्स प्लेस, व्हाट यू विल बी डूइंग, कुछ नहीं, तुम्हारी टुकड़ी बच जाती है। तो इस तरह से तैमूर की एंट्री हुई और तुमको मारा खुंदेल-खुंदेल के, सब गेटिंग ओके। तो ऐसी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है तुगलकों की। इनफैक्ट व्हेन तैमूर केम इट वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हू वाज द रूलर, ऑफिशियल रूलर ये था, पर नुसरत को खड़ा करके ये लोग अंदर-उधर लड़ाई कर रहे थे सर, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट सतासठी चल रही थी इनके बीच में। और ये सतासठी आप समझिए कि अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेजन के लिए सक्सेसफुल रही सर, ठीक है। तो ये किसी ने लिखा है कि दे आर नॉट वर्थ मेंशनिंग सर, है ना, समझे, नॉट वर्दी ऑफ वर्थ मेंशनिंग। तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था। मतलब आप देखिए कि यहाँ से ग्यासुद्दीन तुगलक टू के ये शुरू हुआ था। ग्यासुद्दीन तुगलक टू से सर, ओके। फिर अबू बकर, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद सिकंदर, सिकंदर के बाद उसका भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद टू सर, है ना, उसको खड़ा किया नुसरत के साथ। मतलब आप देखिए 1388 से लेके 98 के बीच में, 94 के बीच में 1 2 3 4 5 6 राजाओं के बीच में गेम चल रहा है सर, ठीक। तो हर 2 साल में कौन बन गया, कौन बन गया सर, है ना? समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया सर, ठीक। ओके। मैं 96 में मतलब यूसी की 95 96 के बाद भारत में ये पॉलिटिकल अलग ही क्राइसिस चलना शुरू हो गया था ना। तो शुरू होते थे प्राइम मिनिस्टर बदल जाते थे सर, ओके, तो पहले नरसिम्हा राव को देखता था मैं दूरदर्शन के ऊपर सर, ओके। फिर ओवर पीरियड ऑफ एक दिन मैंने देखा कि गुजराल साहब आ गए, फिर एक दिन देखा देवगौड़ा आ गए, फिर देखा वाजपेयी साहब आए और आके फिर चले गए। फिर आए और फिर चले गए सर, समझे। फिर आए तो लंबा 4 1 साल निकाला। मैंने बोला अच्छा अच्छा इस तरह से सर, ओके। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा था सर, देखने को, ओके। तो वी विल कम टू नो कि मतलब आप 3-4 साल में देखोगे 4-5 पीएम आ जाएंगे सर। नरसिम्हा राव के ट्रांजिशन से मैंने देखना मतलब समझना शुरू कर दिया था दूरदर्शन सर, ओके। बाजू वाले के वहाँ टीवी था, हमारे यहाँ पे भी लगवा दिया गया था। दूरदर्शन नहीं आता था, केबल तो था नहीं सर, खैर। तो वी विल कम टू नो कि अलग ही प्रकार की कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती रहेगी सर, है ना। तो लेटर तुगलक्स के साथ ये हुआ कि दे कंटिन्यू टू फाइट। ये सब के सब लड़ते रहे अंदर-अंदर। और इन सब के लड़ने के कारण ये जो स्लेव्स हैं ना, ये सब के सब विद्रोह कर गए सर, करिंग ओके। सो वी विल सी दैट ये जो विद्रोह कर गए, ये विद्रोह इनके लिए बड़ा घातकी रहा सर, इन द लॉन्गर रन सर, करिंग ओके। सो दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, द नोबिलिटी, द इंटरनल क्राइसिस, द सिविल वॉर एज़ वेल सर, ठीक है, वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट सर, करिंग ओके। तो ये चीज़ हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या-क्या हुई थी इसके दौर के अंदर सर, और कैसे निकल के आता है सर, ओके। तो एग्जामिनिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिरोज शाह तुगलक फॉर द फॉल ऑफ हिज डायनेस्टी, है ना, समझिए। हां, फिरोज शाह तुगलक की पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि गार्डन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजर्वायर्स, वेल्स का निर्माण करना, हाईवेज का निर्माण करना, सिटीज का डेवलपमेंट करना सर, ठीक है, समझे। और कैनाल डेवलपमेंट, इरिगेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 अलग-अलग एरियाज में आपको लिखना है, हॉस्पिटल्स का निर्माण करना और मॉन्यूमेंट्स को भी बनाना सर, ठीक है। नए सिटी के रूप में जो 5 शहर उसने बनाए वो भी आप इसके अंदर से लिख सकते हो, ठीक है, समझे। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने एरियाज हो गए हैं ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर हो गए या खुद के पर्सनल यूज के लिए भी हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। तो वो सब कुछ चीजें वी विल कम टू नो कि इसके अंदर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स थे जिसके थ्रू वी विल कम टू नो कि फिरोज शाह तुगलक की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज का पार्ट था सर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी वाज मेनली रिलेटेड टू दिस पार्ट ओनली सर। इट वाज मेनली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जो कराने की कोशिश कर रहा था सर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ आपको एस्टिमेट पूछा गया है ना रिलीजियस पॉलिसी के। उसमें देखा कि रिलीजियस पॉलिसीज में एक प्रकार की उसने मिक्स अप्रोच अपनाया है। और मिक्स अप्रोच के रूप में वी हैड डिस्कस की वी विल कम टू नो कि साइमल्टेनियसली उसने प्रोसिक्यूट किया यहाँ की लार्जर मेजॉरिटी को, एंड वी विल आल्सो फाइंड कि उसने वेलफेयर का भी काम किया। रिजिड पॉलिसीज थी, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज आपको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड उसके बाद वी विल सी कि इसके कारण आइसोलेशन हुआ लॉन्ग टर्म के अंदर सर, ठीक है। तो आइडियल मुस्लिम किंग इन मिडिवल टाइम्स, ओके ना, समझो व्हाई ही वाज कंसीडर्ड, ओके। क्यों? क्योंकि वी विल सी कि उसको अपॉइंटमेंट किसने किया था, है ना। और उसकी अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की कि जो थियोक्रेटिक नोबिलिटी का क्लास था उसके अगेंस्ट में जाए। आप समझिए, व्हाई इज कॉल्ड एज आइडियल सर, ओके ना, समझिए। तो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को एडहर करते हुए आलिम जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन लेके आ रहे थे सर, ठीक है ना। और एक मुस्लिम शासक की वी विल सी कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उसने सब लागू किया। उसमें उसने हार्श डिसीजंस भी लिए और उसमें उसने सॉफ्ट डिसीजंस भी लिए सर, ठीक है। सॉफ्ट डिसीजंस में वेलफेयर की पॉलिसीज लेके आया, सॉफ्ट डिसीजंस के अंदर उसने हमको ये पता चल रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की थोड़ी शुरुआत कर दी सर, ठीक है ना, समझे। सॉफ्ट डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चला है कि टैक्सेस नाबूद किए, कस्टम ड्यूटीज और वो, क्योंकि उसको अनइस्लामिक लग रहा था सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ चीजें आपको ये भी देखने को मिलती है क्योंकि इस्लाम में वो जो लिमिटेड टैक्सेस थे वही अलाउ करने चाहिए, उसके सिवा नहीं होने चाहिए, वो भी चीजें हमको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दिस वर सीन इन डिफरेंट सेंस, ओके ना, वो पॉजिटिव सेंस में लिया गया कि देखो ठीक आपको मिल जाएगा सर, करिंग ओके। तो ये तो मोहम्मद के ऊपर, मोहम्मद तुगलक के ऊपर था, ट्रांसेंडेंटल फिगर सर, ओके। बट आपको ये मिलता है सर ना, वो दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ थियोक्रेसी सर। तो इट वाज नेवर अ थियोक्रेसी। देखो ये तो रियलिटी, कोई स्टेट 100% थियोक्रेट नहीं बन सकता सर, समझ लीजिए। सो शरिया सियासत के कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, समझ लीजिए, आपको सियासत को मान्यता देनी ही पड़ती है सर, ठीक है ना, समझे। यू विल ऑलवेज बी प्रैक्टिकल इन नेचर सर, इवन इन एनी पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। और आप करने जाओगे तो आपके सामने ही घातकी हो जाएगा। दिस विल बी डिट्रीमेंटल टू योर ओन इंटरेस्ट ओनली, ओके। सो नाइदर एमबीटी, नाइदर अलाउद्दीन खिलजी, नाइदर बलबन सर, ठीक है। बात सब करेंगे सर, है ना। इनफैक्ट एमबीटी तो खलीफा वलीफा से भी सैंक्शन नहीं लाता है। ये तो आइडियल इसके लिए था क्योंकि हमको ये पता चलता है कि इसने खलीफा से सैंक्शन मंगवा दिया सर, है ना। नोबिलिटी की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, लॉज की इंटरप्रिटेशन में उनकी मदद लेने की शुरुआत करता है, आलिमों को अच्छी पोजीशंस देता है। इसके पहले कि कोई राजा देता था आलिमों को इतना इंपॉर्टेंस, है ना। खिलजी विलजी सबको घर पे बिठा दिया था, बोले उधर सब्जेक्ट नहीं समझे। एमबीटी उधर मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी सर, मैं अपनी मानूंगा। साहब इसको मुफ्ती बनाया था उसने, मुफ्ती बनाया हुआ था, चीफ जस्टिस, है ना, ये इब्न बतूता को। मोरक्को से आया था तो बड़ा स्कॉलर था इस्लामिक लॉ का। तो इब्न बतूता वाज अ मुफ्ती, है ना, काइंड ऑफ चीफ जस्टिस, ओके ना, काजी के रूप में। तो काजी कुजात मुफ्ती की पोजीशन उसको दी गई इन द कोर्ट ऑफ एमबीटी। एक दिन एमबीटी का चटक गया, बोले उठा के जेल में डाल दो उसको। अरे वो आलिम है, बोले स्कॉलर है, वो जेल में डालो सर, ठीक। तो इब्न बतूता को उठवा दिया उसने सर, ओके। उठवा के कुछ महीनों तक जेल में डाला सर, ओके। फिर निकाला, बोले ठीक है अब सुधरे, गलती हो गई थी हमसे, है ना। तो अपनी तो हेकड़ी तो बाकी वो छोड़ता नहीं था। फिर बोलते काम करो मेरा एम्बेसडर बनके तुम चाइना जाओ। इब्न बतूता गया चाइना तो आया नहीं, फुर सर, है ना, समझे। बोले आऊंगा वापस तो फिर धर दिया जाऊंगा सर, ठीक। तो यू वाज सेंट एज अ रॉयल एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टू चाइना। बतूता बिलोंग टू मोरक्को, मोरक्को से घूमते-घूमते भारत आया था सर, ठीक है। ठीक है? तो आप देखिए कि ये व्यक्ति एक आलिम को उठा के, वो भी विदेशी मूल का है सर, है ना, समझे। तो वो कहाँ किसकी ध्यान रखेगा कि वो थियोक्रेसी हुआ। थियोक्रेटिक होता तो रिलीजियस स्कॉलर्स को रिस्पेक्ट करता। लेट्स बी क्लियर सर। आई कम बैक टू द नेचर ऑफ द स्टेट क्योंकि उसके ऊपर एक डिबेट है सर, ओके, कि वाज दिल्ली सल्तनत द थियोक्रेटिक स्टेट या उसको कहते हैं मिलिट्री स्टेट, है ना, पुलिस स्टेट के रूप में। कोई कहता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था जो काम ही था कि एक्सपेंशन करवाना है सर, ठीक है। तो अलग-अलग प्रकार की डिबेट आपको यहाँ से देखने को मिलती है। कम बैक टू दिस पार्ट, बट यहाँ थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हुई सर, ठीक है, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू
तुगलक डायनेस्टी अब क्राइसिस हो जाएगी सर, समझे। और ये क्राइसिस में ये हुआ कि लेटर तुगलक के राजाओं के समय पे अब गेम होनी शुरू हो गई सर। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद टू का जो टाइम पीरियड है सर 1394 से 98 के बीच में, दिस इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन द तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि नुसरत शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद नोबिलिटी अपना गेम कर रही थी। एक्चुअली दिस वाज द नोबिलिटी वाज प्लेइंग द सिविल वॉर गेम सर, समझे। इस पीरियड में सब इक्तेदार अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। इक्तेदार वो लाइक कि भाई अब अपने को लेना देना नहीं ऊपर सुल्तान के सर, मुंह घुमा दो सर, ठीक है। तो गुजरात में थोड़े टाइम के बाद जफर भाई मुजफ्फर बन जाएंगे सर, समझे। बोले जफर खान गवर्नर ऑफ गुजरात सर, जफर मुजफ्फर करके मुंह घुमा दिया उसने सर, ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, समझे। अब जौनपुर का जो गवर्नर था वो कह रहा है कि मैं अपनी डायनेस्टी बना दूं, हुसैन शाह सर की डायनेस्टी की स्थापना करवा दिया। नीचे दक्कन तो ऑलरेडी इनके हाथ से चला गया था। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इन द ट्रांजिशन ऑफ 14th सेंचुरी दे लॉस्ट शकीस, दे लॉस्ट गुजरात, दे लॉस्ट द साउथर्न पार्ट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत टूट रहा है ना। और इनका ध्यान ही नहीं है क्योंकि ये लोग अंदर अंदर गेम में पड़े हुए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल सी कि मालवा गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया और ओवर पीरियड ऑफ 1398 में जब क्राइसिस चल रही थी तभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ भारत में तैमूर का इन्वेजन होगा सर, ठीक है, समझे। तो तैमूर आया तो तैमूर ने आके इनकी गेम बजा दी सर, ठीक है, अच्छी खासी सर। इनको समझ में नहीं आया कि क्या करना था सर, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसी से ये सब कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। आप देखिए कि तैमूर की एंट्री क्यों हो पाई भारत में सर, व्हाट वाज द रीजन व्हाई तैमूर वाज एबल टू एंटर इंडिया, ओके। आप ये पूछा गया ना सर, ओके। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिरोज तुगलक फॉर द फॉल ऑफ हिज डायनेस्टी, ओके। तो पार्शियली ही इज आल्सो रिस्पांसिबल, नॉट 100% आई वुड से रिस्पांसिबल, बट पार्शियली ही इज रिस्पांसिबल, ओके, समझे। क्योंकि ही इज नॉट एबल टू क्रिएट अ लाइन ऑफ सक्सेस। राजा का विजन ऐसा होना चाहिए कि मैं रहूं कि ना रहूं, है ना। अपनी लेगेसी और सक्सेशन ऐसा होना चाहिए एकदम टाइट होके कि चीजें विद्रोह के रूप में ना चले। और दूसरी बात ये है कि विल सी की इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ नोबिलिटी का इंस्टीट्यूशन ही फेल हो गया था पूरी तरह से। आपकी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो एरिस्टोक्रेसी फेल हो गई सर, ओके। आपने एम्पायर ही नहीं बना पाए, मतलब इसके समय पे मालवा इंडिपेंडेंट, मतलब गुजरात इंडिपेंडेंट हो रहा, शकीस धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, थोड़ा इसके बाद में हुआ, इक्तेदारों ने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करवाई। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल कम टू नो कि इस दौर में तुगलक की खुद की रोल है, हेरिडिटरी सिस्टम क्रिएट करना, स्किल्स को प्राधान्य ना देना, आर्मी में किसी को भी उठा देना, नोबिलिटी के रूप में सबको खुश कर देना, लैंड ग्रांट्स को लैंड ग्रांट्स बांट देना। उसमें भी आपने हाईएस्ट लीडर को देना शुरू किया था, जो पैसा कलेक्ट करके लेके आ रहा था जागीरदारों के रूप में। तो ये जो मुकदम और खूट लोग था सर ना, उनकी सत्ता फिर वापस आ गई सर, ओके। सो दे वंस अगेन बिकेम हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स, ओके ना, उनका दबदबा फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो चीजें बहुत सारी बदल गई ना सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इन सब चीजों के कारण जब लेटर तुगलक है वो मैनेज नहीं कर पाए, है ना। दे वर नॉट एबल टू मैनेज आउट द स्टेट, ओके। तैमूर की एंट्री हुई, तैमूर ने आके सटासटी बुला दी, और ये बुलाने के बाद वो खिजर खान को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करके गया। यही खिजर खान सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है ना। तो मुल्तान मुल्तान कहां सर, तुगलक के अंदर ही ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के कार्यकाल में ही विल कम टू नो तैमूर इन्वेजन विल टेक प्लेस, मतलब उसके ट्रांजिशन में हो रहा था। और तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो वी विल कम टू नो कि इसके बाद तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है 1414 में, सैयदों का शुरुआत हुआ सर। सैयद कोई और नहीं थे, खिजर खान करके तैमूर का लोकल गवर्नर था, इंडियन गवर्नर। मतलब खिजर खान भी कोई विदेशी व्यक्ति नहीं था, यहाँ हिंदुस्तानी था सर, ठीक है। वो अपने आप को सैयद कहता है। वो कहता है कि देखो मैं तो प्रोफेट साहब के कुल से बिलोंग करता हूँ सर, पंजाब में था वो पोस्टेड। एंड वी विल सी कि ये व्यक्ति ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को सैयद कुल के रूप में आइडेंटिफाई कराएगा। और फिर यहाँ से विल कम टू नो कि कहानी आगे चलती है। एंड तैमूर के आक्रमण के बाद अब सैयद वंश की शुरुआत होगी सर। तो थोड़ा सैयद के ऊपर देखते हैं, फिर उसके बाद तैमूर को देखेंगे सर, ठीक है ना। शुभम ने कहा ब्रेक नहीं देता, दे देता है सर, ठीक है। शुभम कहता है तो ब्रेक तो बनता है। तो शुभम आप नहीं थे, डेली मैं आपको याद करके ब्रेक देता था, आपको पता है सर, ठीक है। मैं समझ। हाँ, व्हेन शुभम वाज नॉट हियर डेली हैज टू गिव ब्रेक्स, ओके। पूछ लीजिए शुभम को सर, क्लास को सर, पूछो सर, समझिए। 1 से 2 मिनट का ब्रेक अपने क्लास के लिए, रेस्ट ऑफ द क्लास, गेटिंग अबाउट। और शुभम के लिए 5 से 7 मिनट का, क्योंकि शुभम जो है कि वो उनका टाइम जोन अलग चलता है, शुभम स्टैंडर्ड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुभम तुम कौन सी दुनिया में थे 2 दिन, है ना। इन व्हिच वर्ल्ड यू वर नॉट देयर इन द क्लास लास्ट 2 डेज। नहीं नहीं, आप कहीं दूसरे गैलेक्सी कहीं बाहर गए थे सर। चलिए सर, ठीक है ना, ब्रेक लेते हैं। शुभम ने कितना दिन ब्रेक लिया था, 5 दिन। अच्छा, चलिए सर, ठीक है, समझो। तो आगे चलते हैं एंड लेट अस सी द टाइम फ्रेम ऑफ तैमूर सर, ठीक है। अब देखो तैमूर के साथ क्या हुआ कि तैमूर क्यों आया था भारत में और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हुई। इस तैमूर के ऊपर से सवाल नहीं आया है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। मतलब दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के ऊपर से आ सकता है, पर तैमूर के ऊपर स्पेसिफिक सवाल नहीं आया है। तो आएगा वो इंप्लीकेशंस ऑफ तैमूर अटैक ऑन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नहीं आएगा सर, क्योंकि तैमूर का सीधा मतलब आप समझने की कोशिश, पीटी में तो आएगा ही था। पीटी तो भाई यूपीएससी मीडियल भी पूछता है, सब पूछता है सर। लोग कहते हैं ये मत पढ़ के जाओ, ये मत पढ़ के जाओ, लेकिन ये ऐसा तो थोड़ी होता है सर। इसको तो मैं छोड़ के गया था बर्मन किंगडम, तो 14th सेंचुरी के अंदर तैमूर के ऊपर आया नहीं है, बट स्लेव्स के ऊपर आया है, कल्चर के ऊपर तो कल पढ़ेंगे हम। एंड आई गेस लोधीस के ऊपर भी नहीं आया है। और लोधीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल कि जी तुगलक मिलिट्री रिफॉर्म्स, समझे। मतलब
लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके, कारखाना इन तुगलक पीरियड तो बीपीएससी में उसमें आया था, सो नॉट मच ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, पीटी में कुछ भी पूछता है सर, करेंगे अपन, ओके, तो वी विल सी कि पीटी में बहुत अलग ही रैंडम पूछ देता है सर। तो आप समझने की कोशिश करिए कि तैमूर के पॉइंट ऑफ से हमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है सर। तो तैमूर की इन्वेजन की एक तो ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए कि क्या हुआ करती थी, और उसकी इम्पैक्ट पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस, ओके। तो हमें ये पता चलता है, ये 2 ही पॉइंट्स हमारे लिए बस सबसे प्रोमिनेंट है सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि दिस आर द टू थिंग्स व्हिच आर प्रोमिनेंट फॉर अस। नसीरुद्दीन मोहम्मद टू ही इसका कंटेम्पररी था सर। नसीरुद्दीन मोहम्मद टू वाज सीन एज अ कंटेम्पररी पर्सन किंग के रूप में सर, ठीक है। फिर मल्लू खान करके इसका गवर्नर था जिसने लड़ाई की थी सर इनके सामने, एंड वी विल कम टू नो कि संघर्ष चलती रही इनके अंदर सर, करेंगे ओके। तो मल्लू इकबाल या मल्लू खान कहते थे, उसका नोबेल था सर, एंड हमें पता चलता है कि ये दोनों के दोनों, मल्लू जो था उसको कंट्रोल करके बैठा था नसीरुद्दीन मोहम्मद को सर। खैर, अब आप समझिए कि व्हाट इज हैपनिंग कि 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, एंड हाउ द तैमूर इन्वेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यहाँ से ही एक नए प्रकार की इंप्लीकेशन आपको मिलेगी सर, ठीक है, करेंगे ओके। तो ये तुर्किश में चगताई तुर्किश ट्रेडिशन सर, चगताई तुर्क कहते हैं सर उनको सर, और वहाँ से ये बिलोंग कर रहा था सर, करेंगे ओके। तो आमिर तुगरे करके उसके क्या कह सकते हैं कि तुर्किश ओरिजिन की फादर हुआ करते थे, और इसका जन्म भी अगर आप समझने की कोशिश करें समरकांड के नजदीक में कहीं पे हुआ था सर, ठीक है। इनफैक्ट वी विल कम टू नो कि ये जो समरकांड वाला रीजन है वहाँ से फिर बाबर आएगा सर। तो वी विल फाइंड कि बाबर अपने आप को समरकांडी ओरिजिन के साथ मानता है, और तैमूर के वंशज के रूप में भी मतलब वो अपने आप को डिसेंडेंट के रूप में क्लेम भी करेगा सर। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बाबर के पॉइंट ऑफ से, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि लेजिटिमेसी के रूप में बाबर अपने आप को तैमूरियन थॉट के साथ बहुत जोड़ेगा सर। तो तैमूर की इंप्लीकेशन हमें बाबर तक मिलेगी, उसके बाद फिर बाबर की एंट्री होती है सर। खैर, अब सवाल ये आता है कि तैमूर कैसे निकल के आया और किस तरह से पावर के ऊपर आया। तो इनिशियली तो समरकांड से उसने सेंट्रल एशिया जीता, पर्शिया जीती, या मेसोपोटामिया जीता और अफगानिस्तान तक आया सर, ठीक है। एंड एट दैट टाइम ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रूथलेस रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि तैमूर न्यू दिस पार्ट कि इसके पहले चंगेज यहाँ पे आया था, और चंगेज ने भी यही कार्य किया था, दैट इज विद रेफरेंस टू आओ और जला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि ही वांटेड टू कंटिन्यू दिस पार्ट सर, ये तुर्किश ओरिजिन का है सर, ठीक है, ओके। तुर्किश चगताई तुर्किश ओरिजिन का सर, एक्जेक्टली मंगोलियन ओरिजिन नहीं कहते हैं सर। बाबर जो था वो था हाफ तुर्किश हाफ मंगोल था, इसलिए उसको तुर्को मंगोल डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं। बाबर आप देखोगे रहता था अफगानिस्तान में सर, रहता था फरगना में सर, क्योंकि ओरिजिनली उसके जो पेरेंट्स थे या वेलकम टू के ऊपर के राजा लोग देखोगे वो समरकांडी थे सर, ओके। और वहाँ उसकी एक लीनियज चंगेज खान के साथ जुड़ती है। खैर, बाबर अपने आप को ये कहेगा कि मैं तैमूर की तरफ का ज्यादा हूँ और बाबर क्या थोड़ा कम हो सर, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या मतलब चंगेज का थोड़ा कम हो और तैमूर का ज्यादा हो, मतलब लीनियज के रूप में। तो ये तुर्किश ओरिजिन का व्यक्ति, इसने सेंट्रल एशिया जीता हुआ है, सेंट्रल एशिया जीत के भी उसको चंगेज खान वाली पॉलिसीज पता थी सर, समझो। एंड ही न्यू दिस पार्ट कि भाई मुझे फतेह करना है पूरी दुनिया को या काइंड ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, ओके। तो सवाल ये आता था कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव सर, और ऑब्जेक्टिव की कहानी क्या है। तो तैमूर के समय की ये किताब है जिसका नाम है मलफुजत ए तैमूरी, है ना। मलफुजत अगर आपको याद हुई तो वो सूफियों के बीच में था, मोस्ट प्रोबब्ली ये कन्वर्सेशन हुआ होगा तैमूर के समय का। और दूसरी एक किताब थी जिसका नाम था सफरनामा सर, ठीक है, समझे। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल रहा है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकल के आए सर, ओके। एक हिस्टोग्राफी का थॉट ये कह रहा था कि इट वाज मोर ऑफ अ प्लंडर एक्सपीडिशन, जो लूटपाट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था सर, ओके। दूसरा था कि रिलीजियस ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है सर, ओके। तीसरे कुछ लोग ने ये कहता था कि भाई वो सेटल होने के लिए आया था, पर सेटल होने के हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं सर। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि वी विल सी कि जो इसके कोर्ट में एडवाइजर्स बैठे थे उन्होंने कहा कि इट विल हैव वेरी नेगेटिव इंप्लिकेशंस फॉर अस, ओके। तो ओवरऑल स्थिति ये हुआ करती थी कि बिकॉज़ ही हैड वॉन ओवर सेंट्रल एशिया, वी विल फाइंड कि ही हैड गॉन अप टू मॉस्को एज़ वेल सर, ओके। तो एनी किंग वुड हैव बीन ड्रॉन टुवर्ड्स इंडिया। उसका कारण है कि ऊपर की तरफ तो बर्फ ही बर्फ है ना। आप देखिए ज्योग्राफिकल इंप्लिकेशंस में सेंट्रल एशिया से ऊपर जाओगे आप, मॉस्को, रशिया, साइबेरिया आ जाएगा सर, वहाँ क्या कर पाओगे? कहीं आप वेस्ट की तरफ आप थोड़े बहुत चले भी गए सर, है ना, यूरोप की तरफ, तो वहाँ पे भी आपके पास कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है सर, ओके। सो इट इज़ बट ऑब्वियस एट दैट टाइम वेयर वी कम टू नो कि उसको भारत, और भारत क्या था कि पैसा भी दे रहा था ना। मिडियल इंडिया के उस पीरियड में तो बहुत क्लियर हो चुका था कि मनी वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द कंट्री एज़ वेल सर, ओके। तो मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव अलोंग विथ वी विल सी, हमें ये भी पता चलता है कि रिलीजियस ऑब्जेक्टिव का दोनों का मिक्सचर था सर, ओके। रिलीजियस ऑब्जेक्टिव क्यों था? क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ भारत के अंदर जो भी रूलर्स है या काइंड ऑफ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, दे आर स्टिल नॉट फॉलोइंग द आइडिया ऑफ इस्लाम, जो वो इंटरप्रेट करता है सर, ठीक है ना। सबके अपने इंटरप्रिटेशन है सर, ओके। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ही डिसाइडेड टू इन्वेड ओवर इंडिया सर, ओके। वेयर रियलिटी ये थी कि दिल्ली के सल्तनत के समय पे जो इनिशियली शासक आए, उनके कार्यकाल में वी विल सी कि बहुत लोगों को परेशान किया गया, उसमें मुस्लिम्स भी थे, हमने देखा था सर, ओके। तो इस तरह से बगदाद बगदाद कैप्चर करते हुए वी विल कम टू नो कि उसका ध्यान भारत की तरफ पड़ता है, एंड इसके बाद ही भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसके आक्रमण के पीछे का एक कारण ये भी था कि दिल्ली की सल्तनत कमजोर है ना सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि दिल्ली के सुल्तान कमजोर थे, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ही इन्वेडेड इंडिया। सो देयर वर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स। It included political, it included socio-religious and economic and geographical implications as well, sir. Getting upon, okay. And all of this actually played a very important role for Taimur's invasion, sir. Getting upon, okay. इसमें अलीगढ़ हिस्टोग्राफी खाली प्लंडरिंग थॉट को ज्यादा मानती है। फिर डॉक्टर के एस लाल करके स्कॉलर हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि रिलीजियस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इसके इंक्लूजन में पार्ट हुआ करते थे, और सबको इकट्ठा करके जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लाभ में आई। अगर उसको ये पता होता यहाँ पे मजबूत शासक बैठे हुए हैं सर, तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि ही वुड नॉट हैव इन्वेडेड इंडिया, बट ही न्यू द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, है ना। 1390 के बाद परिस्थिति क्या थी, तो वो जो शासक लोग बैठे हुए हैं वो सबके सब वेलकम टू नो की कोई सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इट वाज बट ऑब्वियस फॉर हिम सर, समझे। तो हुआ क्या कि कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि ये शुरू हुआ था 1398 के आसपास, और चगताई तुर्किश फैमिली से बिलोंग कर रहा था, जीते 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 सेंट्रल एशिया जीता और उसके बाद ये भारत की तरफ आया सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको ये चंगेजी ट्रेडिशंस बड़े पसंद आते थे सर, ठीक है, समझे ना। चंगेजी ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चंगेज खान ने आया, जला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, फिर जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना और सैनिकों को फ्री हैंड दे देना, ये सब चीजें आपको मिलती रहती है सर, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट, है ना। ओपिनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चल रहा है कि उसकी एम्बिशन थी, कोई क्लियर कट मोटिव सीधा सीधा ऐसे नहीं मिलेगा, पर ऐसे दिख भी जाएगा, क्योंकि ही केम टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम डायनेस्टी। मतलब आप ऐसा देखिए कि रिलीजियस ऑब्जेक्टिव होता है ना, समझे, पूर्ण रूप से। तो वो फाइट किसको कर रहा था? वो फाइटिंग मुस्लिम डायनेस्टी, है ना। तुगलकों से लड़ाई कर रहा था। अब तुगलक में भी फिरोज शाह तुगलक के समय पे तो बड़ा आइडियल स्टेट, काइंड ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश भी की गई थी। तो ऐसा तो था नहीं कि वी कम टू नो कि जो दिल्ली के अंदर जो शासक लोग बैठे हैं वो काइंड ऑफ इनफिडल है या कुफ्र कर रहे हैं सर, ठीक है, पूर्ण रूप से। बट देन वी विल सी कि हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट ना सर, ओके। दिल्ली में जब वो एंटर किया तो दिल्ली के आलिम लोग उसको मिलने गए, कहा कि देखो तुम जीत गए हो लड़ाई,
अब तुम जीत गए हो तो कम से कम कत्लेआम मत करवाना, ठीक है समझे। बट देन वी विल सी कि उसने कहा कि ठीक है। और जैसे ही आलिम वापस गया तो सैनिकों ने कहा कि हमारा क्या क्यों का मतलब क्या था कि भाई हम लड़ने के लिए आए हैं और लूटपाट करने के ऑब्जेक्टिव से तो भारत तुम लेके आए थे हमको, अब तुम ये आलिम की बात मानोगे सर। तैमूर ने कहा कि आलिम ने जो कहा वो मैंने सुना, तुमने थोड़ी सुना है, ठीक है समझे। ओके, सो इनडायरेक्टली ही गेव अ फ्री हैंड टू सोल्जर्स टू मैसेकर अराउंड 50,000 पीपल गेटिंग किल्ड, है ना, और कत्लेआम मचा। इसमें किसी को फिर नहीं बख्शा गया सर, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी आबादी दिल्ली की मुसलमान थी उस दौर में, तो उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा सर, ठीक है। ओके, तो देयर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ओके ना। एक ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि नाइदर कॉन्क्वेस्ट नॉट प्लंडर, ओके, दोनों किताबों के पॉइंट ऑफ से आपको मिलता रहता है। आउटकम देखोगे तो लूटपाट ज्यादा हुई थी सर, ओके। एक ऑब्जेक्टिव ये भी कह रहे थे कि ही वांटेड टू, वी विल सी दैट कंट्रोल द अनबिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, है ना, समथिंग इनफिडेल्स, ओके। तो खुद को गाजी बनना था, मुजाहिद बनना था एक तरह से सर, ओके। उसकी आर्मी में बहुत सारे पेगन वर्शिपर्स भी थे सर, है ना। पेगन वर्शिपर्स मतलब जो मूर्ति पूजा कर रहे थे या वी विल सी की आइडल वर्शिप कर रहे थे, वो ये डिफरेंट आइडियोलॉजी सर, ठीक है। तो उसने सेंट्रल एशिया कैप्चर कर दिया था, बगदाद पर्शिया कर दिया था, वेस्ट की तरफ जा नहीं सकता, तो ईस्ट में नेचुरल था सर, ना। तो ज्योग्राफिकल रीजन आपको मिलते रहेंगे सर, ओके। एंड तैमूर ने खुद आने से पहले अपने सेनापति को भेजा था, उसके पोते को भेज दिया था, बोले देखो क्या चल रहा है सर, ठीक है। सो ये अफगानिस्तान जीतते हुए जैसे मुल्तान की तरफ आए ना भारत में, तब जाके इनको रोका गया। तो उस टाइम पे तैमूर ने प्लान किया कि मैं इनको रोकूंगा, और उसको पता था कि यहाँ क्या परिस्थिति हो चुकी है, भारत में डिवोर्स लाइफस्टाइल है, राजा लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं सर, ठीक है, ओके। और इनके बीच लड़ाई होती रहती है सर, ओके। तो दिल्ली के अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि देयर इज अ कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद द नोबिलिटी सर, है ना। ये नोबिलिटी में हमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है कि महमूद, है ना, आपका नसीरुद्दीन महमूद जो राजा था, उसके अंदर के दो नोबल लड़ रहे थे वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो ही नोबल थे जो सब कुछ कंट्रोल करके बैठे थे, है ना। उसमें ये मल्लू इकबाल या मल्लू खान जैसा नोबल आपको मिलेगा, जिसको सत्ता मिल गई थी कंप्लीटली सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दे वर द वंस हु वर टेकिंग द शॉट्स एट दिल्ली सर, ओके। तो तैमूर 1398 में निकला था सर, अप्रैल के आसपास। और इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर, जैसे आप देखिए कि बाबर भी भारत में ज्योग्राफिकल फैक्टर से आया। बाबर ऊपर उज़्बेकों से लड़ रहा था, समरकांड में, वो खुद तो समरकांडी था, बट उसकी टुकड़ी बची नहीं सर, ओके। तो वी विल सी कि ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द उज़्बेक्स, ओके। वो वेस्ट में गया तो हमें पता चलता है कि पर्शियन एम्पायर निकल के आया था, और पर्शियंस बेसिकली उसको, है ना, पानी पिला-पिला के परेशान कर रहे थे। तो ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स अदर देन कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। देखो पुश फैक्टर्स बहुत मिलते हैं सर, ठीक है, देयर आर कंटीन्यूअस पुश फैक्टर्स, ओके। ये पुश फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री सर, ओके। क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्टिव को ना देखते हुए हम मल्टीपल फैक्टर्स को देखेंगे सर, ना, समझ में आया कि नहीं आपको। तो तैमूर के अंदर भी हमें रिलीजियस, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक हर एक इंप्लिकेशन आपको मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड he wanted to make his empire and make sure कि कुछ बड़ा करके जाए सर, okay? So he reached India in the month of summer सर, ठीक है ना, समर महीनों के अंदर। समर के बाद फिर उसने वेट कर दिया 2-3 महीना, एंड ही इज लाइक कि अभी नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि अप्रैल में निकला था 1398 में, और बीच में बारिश का टाइम आ गया। तो जब बारिश का टाइम आ गया तो उसको समझ में आ गया कि पाइप फट के फ्लावर बन जाएगा, ज्यादा आएंगे तो नदियां उफान के ऊपर रहेगी। सो ही वेटेड ऑलमोस्ट अप टिल सितंबर। सितंबर के बाद उसने ट्रांजिशन किया और कहा कि अब मैं फिर से भारत की तरफ आऊंगा। तो सितंबर से उसने फिर इंडस को क्रॉस किया, एंड देन फाइनली ही केम टुवर्ड्स दिल्ली इन नवंबर सर, ठीक। तो आप देखोगे दिल्ली के ऊपर लड़ाई होती है वो नवंबर दिसंबर में होगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट उसके पहले ही तैमूर की एंट्री हो चुकी है सर, समझे। तो तैमूर विल बी प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, ना। तो ही लेफ्ट इन अप्रैल 1398, क्रॉस्ड कबूल, एंड देन ही वेटेड टिल अगस्त एंड सितंबर। अब देखिए कितना वेट क्यों किया उसने, क्योंकि सितंबर के बाद बारिश कम होती है सर, है ना, यार अभी ज्यादा हंसता नहीं है सर, ठीक है। तो बारिश थोड़ी कम होगी। उसके बाद वी विल कम टू नो कि ये ग्रेजुअल सेंस के अंदर आने की शुरुआत करता है, लाहौर से बेसिकली क्रॉस करते हुए, पंजाब को क्रॉस करते हुए ये पानीपत तक पहुंचेगा और दिल्ली तक पहुंचता है सर, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जब ये दिल्ली पहुंचा तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो राजा था, और उसका जो नोबल था मल्लू इकबाल, जो मेनली किंग मेकर था सर, यही व्यक्ति था जो सब कुछ इनके अंदर चला रहा था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इन्होंने दो प्रकार की वो सेना खड़ी की, एक साइड के ऊपर राजा जा रहा था, दूसरी साइड के ऊपर ये मल्लू इकबाल, मल्लू खान जो था वो चल रहा है सर, ठीक है, समझे। और ये लड़ाई तो की, बट दे कुड नॉट फाइट आउट अगेंस्ट तैमूर्स वेरी स्ट्रांग आर्मी। वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस वाज दैट कि तैमूर हैड अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मेशंस, मैंने आपको बताया था कि इनकी जो फॉर्मेशंस थी उसमें ये 5 फॉर्मेशंस करते थे, फ्लैंकिंग फॉर्मेशंस करते थे, काउंटर, है ना, रिजर्विस्ट होते थे पीछे। तो इनकी फॉर्मेशंस अलग प्रकार से थी सर। एंड वी विल फाइंड कि ये भारत के जो स्थानिक राजा थे उसमें वी विल सी कि पहले तो राजपूत किंग्स थे, यहाँ तो ये सल्तनत के राजा है, और इनका जो मेथड ऑफ वर्किंग रहा वो वही रहा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि तैमूर को समझ में आ गया कि टिक नहीं पाएंगे। और हुआ भी ऐसा, मल्लू इकबाल लड़ाई तो की, सर्विस हो गई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तैमूर ने मारा पकड़ पकड़ के सर 1 लाख लोगों को मार दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि अराउंड 50,000 टू 1 लाख पीपल के आसपास का आंकड़ा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। एंड ये दिसंबर में 1398 में घटना बनी थी सर, ओके, पानीपत से दिल्ली के बीच में सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि क्या परिस्थिति पूरी कत्लेआम मच गया होगा सर, ओके। मैसेकर मच गया बहुत बड़ा वाला सर, ठीक है। और फिर फाइनली ये दिल्ली में एंटर हुआ। तो दिल्ली में एंटर हुआ तो आप ये सुल्तान महमूद अकेला था सर, ठीक है। उसको समझ में आ गया कि बेटा अपनी, है ना, टिक नहीं पाएंगे सर, ओके। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट, ओके, उसने लड़ाई भी की सर, ओके। बट देन कुछ हो नहीं पाता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो तैमूर खुद लड़ रहा था सर, है ना, समझे। ही वाज फाइटिंग with his two commanders, okay, so he was able to enter Delhi in a very significant way। और ये आपका मल्लू इकबाल भाग गया, नसीरुद्दीन मोहम्मद भाग गया सर, ठीक है, समझे। तैमूर को दिल्ली के आलिमों ने वेलकम किया कि भाई चलो बढ़िया बात है, तुम आए हो, तुमने हमको मुक्ति दी काफी रोज से सर, ठीक है, समझे। उलेमा लोग क्या कहते हैं कि ये तैमूर आप आए तो बहुत अच्छी बात होती है, एंड आपने आके हमको मुक्ति दे दी, ये तुगलक जो है, ये तुगलक सबसे कुफर कर रहे थे सर, ठीक है। और कहा कि भाई, है ना, दिल्ली की आवाम को तुम बख्श देना, तुमने ऑलरेडी बाहर तो काट के आए हो लोगों को सर, ठीक है। बट देन वी विल कम टू नो कि वो आगे चलता नहीं है। तैमूर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। तो उसके सैनिक आके तैमूर को कंप्लेन करते हैं, है ना। कंप्लेन किस बात की करते हैं कि भाई, तुमने माफ कर दिया, इतना लड़ाई करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि माफ कर दोगे सर, ठीक है। तो देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि तैमूर ने कहा कि वो तो मैंने सुना है ना सर, माफी देना है सर, ना तुमने थोड़ी सुना है, यू कैन फाइट ऑन योर ओन सर, है ना, समझे। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कहानी पूरी तरह से बदली। दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ सर, ठीक है। दिल्ली कत्लेआम के अंतर्गत ऐसा कहते हैं कि विल सी की बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया सर, किलिंग ऑफ, ओके। और पूरा का पूरा शहर को तबाह कर दिया गया सर। तो जितने भी पुराने सिटीज थे ना दिल्ली के, जितने पुराने सिटी, सीरी था, जहांपना था, पुराना किला था, जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, वो सब कुछ तोड़ दिया गया सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि प्लंडरिंग चलता रहा और लाखों की संख्या में लोगों को मारा और गुलाम बनाया। मतलब आप सोचिए कि तैमूर जब वापस गया उसकी सेना में, तो मिनिमम एक व्यक्ति या उसका एक सैनिक 15-20 गुलामों को अपने पास लेके गया था। कितनी बड़ी मात्रा में गुलाम लेके गया होगा, समझे कि समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यू कैन इमेजिन कि अ सिंगल स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोल्जर वाज टेकिंग 15-20 स्लेव्स विद हिमसेल्फ, चलो मेरे साथ गुलामी करने से, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था कैसी होगी, ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। और इस पीरियड में दिल्ली के कत्लेआम के अंतर्गत दिल्ली लॉस्ट द चार्म एंड द ओल्ड, जो दिल्ली की एक दबदबा हुआ करता था या काइंड ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ द ईस्ट हुआ करता था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सब कुछ चीजें हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि तैमूर के कार्यकाल के अंदर होगा सर, ठीक है। तो पैसा वैसा बहुत लूट के गया सर, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एट दैट टाइम, ओके। एंड वी विल सी कि दिल्ली के ऊपर ये सफरनामा के अंदर लिखा गया कि कैसे सैक किया गया है सर, ठीक है। कैसे दिल्ली की, और मुस्लिम आबादी बहुत थी सर दिल्ली के अंदर सर, ओके। वो सब कुछ, दिल्ली यूज्ड टू बी फोर्ट, है ना, 3-4 फोर्ट से बना था, पुराना किला था, सीरी था, जहांपना था, इन किलों में लोग रहते थे सर, ठीक है, ये सब जगह वो तोड़ देगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो दिल्ली को उसने तोड़ा, उसके बाद उसका ध्यान वेस्ट की जगह, मतलब दोआब में गया सर, साउथ में नहीं गया होता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ही मूव टुवर्ड्स द हरिद्वार रीजन सर, ओके। हरिद्वार से लेके वो पहाड़ों में जाएगा सर, ओके। सो ही स्टेड दैट, क्योंकि ना वो 1398 के ट्रांजिशन में 1399 में आया।
और 1399 में देन ही वेंट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ मेरठ एंड हरिद्वार सर, ठीक है। तो उसने हरिद्वार में जाके यूएससी की प्लंडरिंग किया सर, करिंग अपॉन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो हरिद्वार की तरफ जाता है, तो वहाँ एक अफगान रूलर था सर ना, उसने तैमूर के सामने लड़ाई की सर ना, ही फॉट इन द रीजन्स ऑफ हरिद्वार, क्योंकि मेरठ वाला हाईवे जाता है, आपको पता होगा सर, देहरादून से, ठीक है। तो 250 किलोमीटर है दिल्ली से, 250-300 किलोमीटर होगा हरिद्वार, तो फिर वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे उसने मार्च किया, वहाँ पे कत्लेआम मचाता है सर, करिंग अपॉन, ओके। एंड देन फाइनली ही वेंट्स टुवर्ड द हिली एरिया, तो हरिद्वार से ऊपर की तरफ चला गया हिमाचल में सर, ठीक है। देखिए हिमाचल बड़ा प्रोमिनेंट, देखो गजनी ने भी ट्राई किया था, सब लोग ट्राई कर रहे थे, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, एवरीवन इज ट्राइंग सर, ओके। क्योंकि दिस यूज्ड टू बी शक्तिपीठ, ओके। सेकंडली द पहाड़ी रीजन्स ऑलवेज हैड डोमिनेशन ओवर दिल्ली, एंड द दिल्ली सुल्तान्स वर नेवर एबल टू विन ओवर द हिली स्टेट्स ऑफ दैट टाइम, क्योंकि पहाड़ों में थे तो उनको एक जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था पहले के टाइम पे, कोई आता था तो सर्विस हो जाती थी। तो देन ही डिसाइडेड टू टेक ओवर द हिली रीजन्स, ओके। और फिर वो जम्मू और कश्मीर तक जाने की कोशिश करेगा सर, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू डोमिनेट दिस रीजन्स, और फिर फाइनली उसको लगा कि देयर इज इनफ सर, आई नीड टू गो बैक सर, ओके। तो 1939 के मार्च महीने के अंदर सर, ओके, उसने प्लान ये किया कि भाई चलो वापस जा रहे हैं। वापस जाते-जाते उसने खिज़र खान को अपॉइंट किया। ये खिज़र खान मूल तरह से लोकल ऑफिशियल था और इसी को ही वाइसरॉय के रूप में नॉमिनेट करके जाएगा सर, ठीक है समझे। तो इस तरह से विल सी कि दिल्ली मुल्तान के वाइसरॉय के रूप में खिज़र खान को अपॉइंट किया, और यही खिज़र खान 1414 के अंदर वी विल कम टू नो कि अपने आप को सैयद वंश के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। तो इस तरह से तैमूर की ये पूरी आपको ट्रेंड पता चलनी चाहिए। सेकंडली तैमूर के ऊपर से हमें जो सवाल आएगा वो इंप्लीकेशंस के ऊपर ही आएगा सर, ठीक है समझे, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑन इंडिया सर, ठीक है। तो खिज़र खान तो आएगा ही, वो तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है सर, ओके। इमीडिएट इंप्लीकेशन में आप देखिए कि तैमूर्स इन्वेजन डिड नॉट एंडेड द तुगलक डायनेस्टी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, समझे। खिज़र खान तो 1414 में बना, हाँ, तो इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 14-15 ईयर्स तक अभी भी हमें ये पता चल रहा है कि दिल्ली जो है इट वाज स्टिल अंडर द तुगलक्स, करेंगे अपन, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इवन आफ्टर दिल्ली बिकमिंग पार्ट ऑफ द तुगलक्स, ओके, कंटीन्यूअसली वी विल सी कि द खिज़र खानी एडमिनिस्ट्रेशन और द सैयद एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल टुक इट ओवर सर। होता क्या है कि आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन almost till 1450 1450 तक there was a period of crisis and anarchy at that time, and Delhi lost its old glory and charm that it used to exhibit in the early era sir. Delhi was an equivalent to Cairo, Baghdad and Constantinople sir, है ना समझे। बगदाद का कैसा दबदबा था सर, बगदाद में अभी भी लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा दौर था, यू नो दैट सर। आई मेट समवन फ्रॉम बगदाद मिडिल ईस्ट में किसी को, तो वो अपने पास्ट में चले गए सर ना, पास्ट मतलब वो कहते थे कि यार हमारा खलीफा, वो तुर्की को क्लेम कर रहे थे, बोले तुर्की बेकार है, ये है वहाँ जियोपॉलिटिक्स इंटरनल बहुत चलती है ना, लोकली सब अलग अलग, तो वो कह रहे थे ये तुर्की ऐसा है वैसा है, बोले हमारा दौर अलग था सर, ठीक है। तो वो अपनी ग्लोरी मेरे को मजा आ गई सुनने के लिए सर, ठीक है। बोले हम पूरे दुनिया भर के स्कॉलर्स आया करते थे, और तब वो आईसीस निकल के आया था 2015 की, तो बोला तो हालत खराब कर दी अमेरिका ने आके, जो इनफैक्ट वो कह रहे थे कि सद्दाम का रूल मतलब क्रूअल था, पर ये जब से आईसीस और ये कांड किया इन्होंने सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर, उसके बाद तो और आग लगाई है सर, अमेरिका तो परेशान कर दिया सबको सर। खैर, तो वी विल सी दैट बगदाद का अपना दौर था, बगदाद कायरो की कहानी आपको मिलती रहती है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साइमल्टेनियसली हमें ये पता चल रहा है क्योंकि पहले लोगों ने बहुत सद्दाम को कोसा भी था, सद्दाम डिक्टेटर था तो ऑब्वियस था कि उसने बहुत लोगों को मारा, बट वो उनको सद्दाम की वजह तब समझ में आई जब सद्दाम नहीं था। फिर ये क्राइसिस हुई और अभी तक भी आप देखिए इराक स्टेबल नहीं हुआ है, तो उसके पीछे का कारण ये था, अमेरिका ने ये सब पूरा गेम किया, डब्ल्यूएमडी ना, पर रॉकेट ना, तो दिवाली के पटाखे नहीं निकले, तुम कह रहे थे उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, और तुम्हें करना तो तुम ईरान में करके दिखाओ ना, उसके पास है, कॉमनी के पास, वो बोलते भी है, बोले हम एनरिच किए हुए हैं सर, वहाँ तो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम टेडी बेयर को करके दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तो जिसके पास नहीं थे उसके ऊपर तुमने पूरा प्रोपेगेंडा करवा के ओवर पीरियड ऑफ टाइम है ना ये सब गेम करवाई सर। अब तुमको चैलेंज आ गई है, ईरान कह रहा है कि हम तो बना दिया है, ऑलमोस्ट एनरिचमेंट लेवल के ऊपर आ गया है, अब तो तुम कर नहीं पा रहे हो सर, ठीक है। जहाँ करनी है रोकनी है वो तो करके दिखाओ सर, वहाँ तो कर नहीं पाएंगे, और गाड़ियाँ पलटाते रहते हैं भाई। ये एक्चुअल में ये मूवमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ ना नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, इसको डी डॉलराइजेशन, ये डॉलर इंपीरियलिज्म खत्म होगी, तो एक ये दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, वी आर सीइंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर। एंड दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी इंटरेस्टिंगली लाइक जिसमें बहुत पार्टी से गेम कर रही है, रशिया का रिसर्जेंस हुआ, रिवाइवल हो रहा है, बहुत सारी चीजें देखो। मल्टीपोलरिज्म में भी अलग है सर, मल्टीपोलर मतलब वो इंडिया को आने नहीं दे रहे मल्टीपोलरिज्म, इंडिया इज नॉट अलाउड इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, चाइना रशिया ईरान इन तीनों की एक्सिस बन रही है, आप देखोगे तेहरान बीजिंग एंड मॉस्को की एक एक्सिस बन रही है सर, ठीक है। और ये एक्सिस थ्रू आउट की बेस्ट को चैलेंज कर रही है, और ये तीनों एक्सिस के अंदर इंडिया चौथा सेट नहीं होगा सर, समझे नहीं, क्योंकि इंडिया चाइना कभी एक एक्सिस का पार्ट नहीं बन सकते ना, बीजिंग दिल्ली कभी एक एक्सिस का पार्ट बन पाएंगे सर, ठीक है ना। वो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि चाइना डज नॉट वांट इंडिया टू ग्रो सर, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि कौन किसको काट रहा है सर। अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया ग्रो करे पर इतना ग्रो ना करे कि हम बेसिकली उनके सामने चैलेंज थ्रो करना शुरू कर दें, तो वी शुड ओनली ग्रो अप टिल चाइना सर। हमारा डर ये है कि चाइना और रशिया एक ना हो जाए सर, क्योंकि हमारी रशिया के साथ अलग गेम है सर, ठीक है। तो देन वी विल कम टू नो कि अलग स्टोरी चल रही है, क्या पता सर। खैर युआन डोमिनेंसी तो नहीं होगी सर, देखो यार अभी डॉलर, देखो युआन तो अभी नई करेंसी है ना, समझो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे सर, आप मेरे को युआन में पैसा दोगे मैं करूंगा नहीं, सिंपल चीज है, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। अगर सिंपलेस्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सिंपल सिंगुलर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो करेंसी में पॉसिबल है वो डॉलर है आज की तारीख में, पूरी दुनिया भर के अंदर आप कहीं भी डॉलर दोगे ले लोगे, ले लेते सब यूरोप में लिए हुए, एक दफा कहीं पे था यूरो नहीं थे मेरे को, डॉलर है बोला चलेगा, सेंट्रल यूरोप की बात है, चलेगा मतलब चल जाएगा, बोला हम कर देंगे, नो कन्वर्ट किया इधर उधर का किया ले लिया, एक्सचेंज, समझे नहीं? वो उसकी उसकी रूट्स बहुत गहरे हैं, आपको लग रहा है, और ये लोकल लेवल के ट्रांजैक्शन में पॉसिबल है तो बड़े लेवल पे बहुत पॉसिबल है, जहां हजारों बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है सर, है ना, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की गेम हो रही है, अपने तो खिलाड़ी लोग अपने तो हाथ में पैसा भी चला जाता है सर। तो ब्रिटेन वुड्स से पूरा ब्रिटेन वुड्स के बाद का ही जो ऑर्डर है ना सर, एमएफडब्ल्यू इधर उधर की लंबी कहानी है सर, हम तो खिलाड़ी छोटे हैं सर, हम समझ में नहीं आता कि क्या गेम हो रही है सर, तो कटेगा सर ना, समझिए ये वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लेट्स होप सर क्या होता है सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक, ओके। तो तैमूर की इन्वेजन दो तरह से हुई सर, पहली इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है दैट इज विद रेफरेंस टू द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक डायनेस्टी डिड नॉट डाई इमीडिएटली बट इट डाइड इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ओके। डायनेस्टी डिड नॉट डाई बट द एम्पायर डाइड, ये मैं क्यों बता रहा हूं सर ना, आप समझिए कि आपका वंश तो है 15 साल तक चला, पर आपका साम्राज्य नहीं चलता। इमीडिएटली आफ्टर तैमूर's invasion till the time the dynasty came to an end, we will come to know over a period of time new states were formed. The states included the formation of Gujarat, Malwa and the Jaunpur which was under the suzerainty of the Delhi Sultans. तैमूर का ही आक्रमण हुआ ना सर, उसके बाद ही पूरी गेम हो गई, एंड हमें ये पता चल रहा है कि इमीडिएट कंटेक्स्ट के अंदर 3 नए स्टेट्स बन गए इक्तेदारों के द्वारा, मतलब गवर्नर्स के द्वारा, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था, एंड सेंट्रल अथॉरिटी का वीकन होना। सो आफ्टर तैमूर द सल्तनत कंटिन्यू टू रूल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट आप समझिए कि तैमूर की मृत्यु के बाद, ये तैमूर के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत में ये क्राइसिस चलती रहती है, मल्लू इकबाल कहता है कि मैं ना छोड़ूं तुमको, करिंग ओपन महमूद शाह करके राजा था, नुसरत शाह फिर वापस आया था सर, इस तरह की लड़ाइयां चलती रहेगी सर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अंदर अंदर ये जो गवर्नर से इन्होंने भी रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर तैमूर के
आक्रमण के बाद या तैमूर की इंप्लीकेशंस के रूप में हम लोग जब देखेंगे तो खिजर खान तो वाइसरॉय गवर्नर के रूप में था, बट इसकी इंप्लीकेशन विल सी कि दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में मिली और दिल्ली विल सी की पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा दौर आया जिसमें एक ऑथर लिखते हैं इट वाज अ सिटी विदाउट मास्टर। कोई बचा नहीं था, खाने पीने की किल्लत, फमाइन, डिसीजेस, ग्रेन हाउसेस, क्रॉप्स, आर्मी, क्योंकि आर्मी का ट्रैवल हुआ था, है ना, खेतों में लड़ाई हुई थी, खुली जगह जगह के ऊपर सटा-सटी जला दिया गया था, सटी कुछ बचा नहीं था वेरी कॉमन। ओके, तो स्थिति ये हो गई थी कि पानी के अंदर खून आता था, मतलब ना कहीं टैप वाटर तो उस टाइम पे पूरी जगह आया नहीं था, बट अगर आप कोई भी फ्लो जैसे यमुना हो गई, ठीक है, यमुना को क्लीन होते होते महीने लगे थे। यू नो दैट रिवर वाटर अपने आप को क्लीन करता है, आपको पता है वो ग्रेवल्स और मट्टी जो होती है फिल्टर के रूप में काम करता है। यहाँ अगर कचरा होगा तो 50 किलोमीटर के बाद आपको क्लीन वाटर मिलेगा, ठीक है, इट्स उसकी नेचुरल फ्लो के कारण, ठीक है। ये परिस्थिति ऐसी हुई थी कि जिस तरह से होलसेल डिस्ट्रक्शन हुआ और लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उसमें एक ऑथर ने लिखा है कि कुछ महीनों तक लाल पानी नदी के अंदर बहता रहा, उतनी ब्लडशेड थी, नदी क्लीन नहीं करवा रही थी अपने आप को, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि क्या परिस्थिति रही होगी सर गेटिंग अप। तो दिल्ली के साथ ये हुआ कि कुछ बचा नहीं था गेटिंग अप, ओके, एंड वी सी देयर वाज नथिंग लेफ्ट आउट सर। तो दिल्ली खत्म हो गया, जैसे बगदाद टूटा वैसे यहाँ दिल्ली टूट गया। दूसरा तुगलक एम्पायर टूट जाता है, तुगलक एम्पायर टूटा उसके गवर्नर्स के द्वारा, एक से एक स्टेट्स के अंदर जो लोकल गवर्नर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, समझ समझो। तो महोबा करके एक जगह है ना यूपी में, मतलब बुंदेलखंड में, वहाँ इंडिपेंडेंस हो गई, गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया, जौनपुर इंडिपेंडेंट हो गया, बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन ऊपर, इसमें ही ये गवर्नर्स लड़ते रहे अंदर अंदर, जैसे नुसरत और मलिक इकबाल, नुसरत फिर से क्लेम कर दिया मैं राजा, मलिक इकबाल कह रहा था मैं थोड़ी तुमको राजा बना दूंगा, ठीक है, अबे हारा हुआ व्यक्ति है, चुप हो जा सर, नहीं होता है सर, लेकिन ऊपर, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में आपको यहाँ से मिलेगा सर। ओके, वी विल सी साइमल्टेनियसली इंडिया की प्रॉस्पेरिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है ना, तो दिल्ली, हरिद्वार, पंजाब ये सब लूट फूट के गया था, तो जिस तरह से उसने लूटा था उसकी इंप्लीकेशन भी इंडिया के ऊपर पड़ेगी सर, लेकिन ऊपर, सो इट क्रिएटेड वन मोर इंडेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया सर ना, तो द वेल्थ दैट वाज लूटेड आउट, द मनी दैट वाज बीइंग ट्रेड आउट आल्सो क्रिएटेड नेगेटिव इफेक्ट्स, ओके, इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है कि तैमूर के आक्रमण के बाद सर, समझ गए नहीं होगा, जैसे कि हिंदू मुस्लिम गल्फ भी बढ़ जाते हैं, वैसा क्यों था सर, समझे। तो तैमूर ऐसे तो सबको मारता है गेटिंग अप, ओके, बट इसमें स्पेसिफिकली हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर उसने बहुत टारगेट किया। इसके लिए केएस लाल साहब ने इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला कि वी विल फाइंड कि इसमें एक रिलीजियस ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल निकल के आया। और उसके बाद के दिल्ली के सल्तनत के अंदर भी ये चीज बेसिकली बहुत प्रोमिनेंट थी राजाओं के लिए कि दे कैन नॉट आइसोलेट द रिलीजियस क्लास, थियोक्रेटिक क्लास। इसके लिए हमें पता चल रहा है कि इंटॉलरेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूएल्टी आपको यहाँ से मिलती है, क्योंकि तैमूर के सपोर्टर्स बहुत सारे थे, ठीक है ना, ये कहा गया कि तैमूर अच्छा करके गया, जो भी करके गया, ठीक है, तो इसके कारण जो गल्फ है हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत वाइडन होगी, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से कारीगर को भी लेके गया हजारों की संख्या में, मैंने बताया कि एक एक व्यक्ति 15-20 लेके गया सर सैनिक सर, ओके, तो इनिशियली लेके गए और उसके बाद विल उनसे ही कंस्ट्रक्शन करा, ये पहले गजनी ने भी किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एशियन किंग्स थे ना, समरकांड का विकास भारत ने किया, कबूल और गजनी का विकास भारत ने किया सर, समझे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय कारीगर थे, भारत का पैसा था, भारत के रिसोर्सेज थे, धन दौलत थी, जो कंट्रीब्यूट कर रही थी इनके डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट, आप समझिए कि इन सब का कंट्रीब्यूशन यही कर रहा है सर, इंडिया कर रहा था डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी विल कम टू नो कि ऑल ऑफ दिस इज एट्रिब्यूटेड एंड हाइलाइटेड टू द फैक्ट्स, समझे, वेयर वी कैन सी द नेचर, एंड हमें पता चल रहा है कि इनके द्वारा इटरनली डैमेज भी काफी सारा इंडिया के ऊपर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो यहाँ से रिसोर्सेज गए, पैसे गए, ये सब चीजें जाएगी और फाइनली तैमूर ही बाबर को इनवाइट करेगा। देखो बाबर को कैसे इनवाइट करता है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल कम टू नो कि बाबर की इन्विटेशन की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी, वेयर बाबर वाज सीन एज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर सर, बाबर ये क्लेम करता है कि मैं तो तैमूर का डिसेंडेंट हूँ सर, ठीक है, समझे, एंड बिकॉज़ मैं तैमूर का डिसेंडेंट हूँ तो भाई यू शुड सपोर्ट मी आउट एज़ वेल सर, ठीक है, तो इस तरह से वी विल सी कि बाबर को हिस्टोरिकल बेसिस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में तैमूर ने दी थी सर, क्योंकि बाबर हमेशा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता रहा कि भाई देखो मेरे पास सेंट्रल एशिया में कोई स्कोप है नहीं, वेस्ट एशिया में कोई स्कोप है नहीं सर, ठीक है, और इस तरह से मुझे फिर वही एक ही ऑप्शन बचता है वो भारत की तरफ आना सर, ठीक है। तो बाबर्स हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेडिंग ओवर इंडिया इज सीन विद रिस्पेक्ट टू तैमूर's इन्वेजन सर। तो ये सब बेसिस के रूप में ये 6-7 इंडिकेशन आपको मिलती है खिजर खान का सत्ता के ऊपर आना। ये खिजर खान वी विल सी कि सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करता है सर, ओके। तो होता क्या है कि आफ्टर द डेथ ऑफ या आफ्टर द तैमूर's एंट्री इन इंडिया देयर वाज कंटीन्यूअसली क्राइसिस इन द दिल्ली सल्तनत और तुगलकों के बीच में सिविल वॉर चलता रहा। ये सिविल वॉर में मल्लू इकबाल और ये सब सबके सब लड़ते रहते हैं, महमूद शाह आपको देखने को मिलता है, मालवा के अंदर उधर हुआ करता था। एंड फिर ये क्राइसिस होने के कारण तुगलक डायनेस्टी बहुत खराब परिस्थिति में आ गई और इनका डाउनफॉल हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो ग्रेजुअली हमें पता चलता है कि राजस्थान के हाथ से गया, है ना, राजपूताना स्टेट्स उनका इमर्जेंस हो गया था। मुल्तान इनके हाथ से जाएगा क्योंकि वो खिजर खान वहाँ का गवर्नर के रूप में था दिल्ली मुल्तान के अंदर। विल सी साइमल्टेनियसली ईस्टर्न पार्ट इनके हाथ से चला गया सर, है ना, गुजरात हाथ से चला गया, तो राजा किस बात का? तो राजा दिल्ली के आजू-बाजू में सटा हुआ था सर, ओके। और यहाँ से तुगलकों का पतन हुआ सर, ठीक है। अब देखिए तुगलक के ऊपर आपको अलग से सवाल आया था। एक एक सवाल आया था, वो था आपका वी विल सी कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि ये मुल्तान से शुरू हुआ था सर, मुल्तान बेसिकली मैंने आपको बताया कि पंजाब में है ना, पाकिस्तान के अंदर सर, ओके। और मुल्तान से ये दिल्ली में है, दिल्ली से फिर बदायूं की तरफ जाएंगे, कल पढ़ेंगे सैयदों को, ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 मिनट में हो जाता है सर, ओके। हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ओवरऑल डिक्लाइन कैसे हुआ तुगलकों का सर, ठीक है। क्योंकि आपको सवाल आया ना कि एग्जामिन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिरोज शाह तुगलक फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिज डायनेस्टी। ये ओवरऑल तो देखो देयर आर नो वन सिंगल फैक्टर्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक, ओके। तुगलकों की डाउनफॉल के पीछे भी एक से अधिक कारण है ना सर, है ना। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का भी कारण मिलता है, उसमें फिरोज शाह तुगलक का भी कारण मिलता है। तो मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक से ही क्राइसिस होने शुरू हो गए थे। खैर नो डाउट उतने क्राइसिस नहीं हुए थे, पर वो कैसा होता है कि सड़े की तरह एक तरह का सर ना। आपको अगर कोई भी वस्तु जैसे दांत में अगर सड़न हो गई है तो रातों रात थोड़ी दिखेगी, आपको तो सोडा और शुगर चलती रहेगी सर, ओके। फिर एक टाइम के बाद वो बाहर आएगी तो पता चलेगा डॉक्टर कहेगा रूट कैनाल करो सर, ठीक है। तो इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं इसी पीरियड में। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आया, पर फिरोज शाह तुगलक के समय पे बहुत सारे एरियाज इन्होंने घुमा दिए थे, बंगाल तक घुमा दिया था, गुजरात में इंप्लीकेशंस हो रही थी, डेक्कन में इंप्लीकेशंस हो गई थी। और उसके बाद तो कोर्ट इंट्रिग्स होते रहे, डिवोर्स लाइफस्टाइल आपको मिल जाती है, लड़ाइयाँ होती रहती है, तो फिर क्या होगा? तो नोबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो हमने जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का थीम बहुत प्रोमिनेंट है सर, फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड द दिल्ली सल्तनत, है ना। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, मतलब इसको समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड ईच एंड एवरीथिंग सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ये वही थीम है सर, ओके ना, समझे। जैसे राजा कमजोर होगा नोबिलिटी टेक ओवर करेगी, यहाँ पे यही हुआ। इक्ता सिस्टम हमने आपको बताया कि क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की सर, है ना, समझे। और फिरोज शाह तुगलक क्यों रिस्पांसिबल, उसके पीछे ये 4 पॉलिसीज हमने देखी है कि इक्ता को रिवाइव करना, ऐसी जगह के ऊपर रिवाइव करना जहाँ हेरिडिटरी बना देना और लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो आप देखिए कि जितने इक्तेदार थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। बंगाल, बिहार, अवध, गुजरात ये सब इक्तेदार थे, है ना। जफर भाई कल पढ़ेंगे गुजरात की डायनेस्टी परसों। जफर खान करके एक इक्तेदार था, वो मुंह घुमा देता है, वो कहता है मैं मुजफ्फर, बोले क्यों मुजफ्फर, बोले मैंने मुंह घुमा दिया, मुजफ्फर डायनेस्टी सर। तो जफर खान became मुजफ्फर खान सर, ठीक है ना, टाइटल लेता है मुजफ्फर। तो एक नया वर्ड गुजरात में मिलता है मुजफ्फर डायनेस्टी, मुजफ्फरी डायनेस्टी। तो एक बच्चा मेरे को पूछ रहा था बहुत साल पहले, बोले सर ये मुजफ्फर कहाँ से आ गया, मतलब ओरिजिनल नाम जफर था, तो जफर भाई ने दिल्ली से मुंह घुमा दिया, बोले अपन इधर ही देखेंगे सर, है ना। तो जफर मुजफ्फर बन गया सर, इसे याद रखो। तो याद रखेगा, बोला अच्छा वैसे आए तो मैंने बोला तो कैसे आए होंगे सर, खैर we'll see that issue create होंगे सर, है ना। तो दिस इक्तेदार became independent, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया।
हमने बताया था कि स्लेवरी सिस्टम, इनफैक्ट स्लेवरी सिस्टम मेड द दिल्ली सल्तनत एंड इट ब्रेक द दिल्ली सल्तनत, ना समझे। दिल्ली सल्तनत को बनाने वाली कोई संस्था भी स्लेवरी थी और दिल्ली सल्तनत को तोड़ने वाली संस्थान भी स्लेवरी थी। सुनिए मेरी बात, द मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द स्लेवरी पार्ट। व्हाई? बिकॉज़ व्हेन यू हैव होमोजेनस स्लेवरी, व्हेन यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्लेव्स, व्हेन यू नो द लॉयल्टी ऑफ द स्लेव्स आर लाइंग विद द सुल्तान, गोरी के गुलाम उसको सीधा रिपोर्ट करते थे। बलबन, ऐबक, जितने भी इल्तुतमिश, सबके सब आप समझने की कोशिश करिए तो सीधे सुल्तान से कनेक्टेड थे। सुल्तान के दम के ऊपर वो चल जाते थे। कब्जा, देख लो यल्तुत, ये सब। यहाँ क्या था? गेटिंग ओपन, उसको पता ही नहीं था कि कितने गुलाम हैं। वहाँ तो क्या है कि गुलामों को संतान के इक्विवेलेंट किया गया था। दे वर मोर देन योर सन्स। मिनाज सिराज तबाकत नसीरी में लिखता है कि गुलाम वैसा रखो कि अपने बेटे से ज्यादा प्यारा हो। जो बेटे तो बेकार निकल जाएंगे, उनकी डिवोर्स लाइफस्टाइल होगी सर। जानता है मेरा बाप कौन है ना? तो बाप कहीं और है सर, ना बेचारा मेहनत कर रहा है, लड़का यहाँ हौसला पार्टी कर रहा है सर, ठीक है। रात को पुलिस ने पकड़ा, फूंक मारने के लिए कहा तो फोन कर दिया लोगों को, पापा से बात करो सर, ठीक है। गरीब फूंक मारती है ना पुलिस को, क्या कहती है उसके एल्कोहल मीटर पे, है ना, बोले मैं ना कराऊं सर, लेकिन उनकी दबदबा होता है। यहाँ वही कहानी सर। तो स्लेव्स वर ऑलवेज यूजफुल सर, गरीब ओके, एंड स्लेव्स वर यूजफुल। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला है कि स्लेवरी सिस्टम नहीं तोड़ा। सो द मेकिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज मेड बाय द स्लेव एंड द ब्रेकिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि स्लेव्स ने रिबेलियन किया था साहब। देयर वाज अ सिविल वॉर आफ्टर द डेथ ऑफ एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। 1 लाख गुलामों ने विद्रोह किया था। 1 लाख गुलाम इकट्ठे होकर विद्रोह कहाँ के रहोगे तुम सर? समझ नहीं समझ ओके। सो इट बिकेम द मेजर रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन। यस, गले गले काट दिए गए थे सर। तो वी विल कम टू नो कि देयर वाज अ रेबेलियन जहां युवराजों के गले काट के फुटबॉल खेला था गुलामों ने सर। बात चल भी कर रहे हो समझे। तो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट की क्या परिस्थिति इनकी रही होगी सर, ओके। जहां गुलामी प्रथा के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी जो इंप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे तो कितनी नेगेटिव थी सर, ना। इक्का सिस्टम, लैंड ग्रांट्स मैंने बताया, वो 1/3 भाव में खरीदी गई और आधे भाव में बेची गई, है ना। मिडलमैन की गेम मैंने आपको बताई। ओल्ड सोल्जर्स हेरिडिटरी, फिटनेस, टैलेंट, मेरिट को इग्नोर कर देना सर, ना समझे। तो आपकी आर्मी पूरी वीक होगी। आप देखिए तैमूर से क्यों नहीं लड़ पाए? एक कारण ये भी था, ठीक है। तैमूर से नहीं लड़ पाए, उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन ये था कि दे कुड नॉट फाइट विद आर्मी व्हिच इज हेरिडिटरी सर, ना। आप हेरिडिटरी आर्मी कैसे करोगे सर? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब कुछ चीजें इकट्ठी होती है सर, ओके। और फिर रिलीजियस पॉलिसीज भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रिलीजियस पॉलिसीज में उसने मुसलमानों को भी आइसोलेट किया और हिंदू को भी आइसोलेट किया। आप देखिए फिरोज शाह तुगलक को ब्लेम क्यों किया जाता है? एक कारण इसके ये 4-5 रीजंस ये थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि ही आइसोलेटेड ईच एंड एवरी क्लास ऑफ द पीपल एंड द शिया मुस्लिम्स, इवन द नॉन सुन्नी मुस्लिम्स, एनी काइंड ऑफ नॉन सुन्नी सर, वो सब के सब, क्योंकि बड़ा ही रेडिकल बन गया था थोड़ा, तो वो भी उसके अगेंस्ट में चला गया सर, ओके। तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स इवेंचुअली केम टुगेदर। थियोक्रेटिक कैरेक्टर में प्रॉब्लम हुआ। वी विल कम टू नो कि लोकल राजाओं ने विद्रोह कर दिया सर, ठीक है, ओके। और दिल्ली का स्टेट का भी अपना इंप्लीकेशन था। फॉरेन इन्वेजन हुए। अब देखिए मंगोलों ने कितना इंपैक्ट किया इनके ऊपर। अब देखिए मंगोल्स 1240 से लेके करीबन 1300 तक आते रहे। ये 1350 के पार्टीशन में, 1350 के बाद मंगोल की जगह तैमूर आ गया। तो बीच में तो 40 साल का इंप्लीकेशन मिला। कहीं होगा, ओके। वी विल सी कि आपकी रिलीजियस पॉलिसी प्रॉब्लम होती है। दिल्ली के सुल्तानों के साथ ये भी प्रॉब्लम था कि उनका कैरेक्टर वीक हो गया था, है ना। तो वेल्थ वुमन माइंड की कांसेप्ट मैंने बताई थी सर, ठीक है। तो शराब शबाब के किताब के नशे में ये लोग पड़े रहे। कहीं होगा, ओके। लोकल रूलर्स रेजिस्टेंस कंटिन्यू करता रहा। इवन राजपूताना स्टेट्स नेवर गॉट सबऑर्डिनेटेड डायरेक्टली अंडर दिल्ली सल्तनत। जैसे मौका मिलता था विद्रोह करते थे। देखो खिलजी ने जीता मेवाड़ और चित्तौड़ जीता, चित्तौड़ में फिर विद्रोह हो गया। विल सी कि मालवा जीत के आए थे, खिलजी के साथ मालवा जीते, मालवा ने फिर विद्रोह किया सर, ठीक है। मतलब दे नेवर केप्ट क्वाइट। इट्स सो वेरी क्लियर कि एक जनरेशन क्वाइट होगी, दूसरी जनरेशन फिर खड़ी हो जाएगी। हम ना स्वीकारें इनको, ठीक है। तो ट्रेडिशनली आपको चीजें मिलती रहती है सर, ना, जहां कंटीन्यूअसली चीजें चलती हैं और फिर स्टेट की अथॉरिटी खत्म होगी। स्टेट की अथॉरिटी के पीपल स्टार्ट डिफाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब भागो ना। फिरोज शाह तुगलक के समय पे ये चीज बहुत प्रोमिनेंट मिल जाती है, क्योंकि तुगलक ने थोड़ी क्लेमेंसी भी की थी और विल सी कि उसके दूर दराज के इंप्लीकेशंस थे नहीं। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इक्के सिस्टम के अंतर्गत जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिशियल्स तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, कहीं के नहीं बचेंगे सर, ओके। तो नेचर ऑफ द स्टेट भी प्रॉब्लम था। इसमें हमें ये भी पता चला है कि रिलीजियस पॉलिसीज भी प्रॉब्लम थी। तो एक से अधिक फैक्टर निकल के इसके कारण ये तुगलक का डाउनफॉल हुआ। तुगलक के डाउनफॉल के बाद कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि अगले 35 साल तक, मतलब है ना, 1414 में तुगलक का एंड हुआ। 1414 के तुगलक के एंड के बाद सैयद आए, पर सैयद 35 साल तक रूल करते हैं। ये शुरू हुए थे मुल्तान में और ये खत्म होते बदायूं में, समझे। तो अगर आपको पता होगा तो मुल्तान इस समय इन पाकिस्तान लाहौर, और ये यहाँ से खत्म होते वेस्टर्न यूपी के अंदर सर, ना, बदायूं के अंदर, ना। तो इस तरह से बीच में दिल्ली में आए, थोड़े समय तक रुके, समझे। तो इट स्टार्टेड इन दिल्ली और इट एंडेड इन बदायूं, और यहाँ से ओवर पीरियड में लोधी निकल गया सर, समझे नहीं समझे। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हालत क्या हुई होगी सैयदों की, कहीं ओके। बट लोधी भी ज़्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि लोधी 1451 में आए तो सही, बट 1526 तक आते थे, बाबर आ गया सर, ना। बाबर ने आके पानीपत की लड़ाई की और पूरी इनकी गेम पलटा दी सर। वहाँ से मुगल्स की शुरुआत हुई। तो चीज़ें समझ में आई आपको इतनी? अंडरस्टूड द इंप्लीकेशंस, है ना। तो आज इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद द डिक्लाइन। लोधीज में देखेंगे और फिर कल्चर और रीजनल डायनेस्टीज में देखना, क्योंकि विजयनगर, देखो यहाँ से विजयनगर से सवाल बहुत आता है सर, ओके। सैयदों से नहीं आएगा, लोधी से भी एक दफा आया हुआ है सर, ठीक है। सो मेनली क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन द रीजनल डायनेस्टीज। विजयनगर है, दक्कनी बहमनी सुल्तान से सर, ठीक है। ऊपर कश्मीर के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है, तो हम उसके कंटेक्स्ट में थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे सर, ठीक है। दूसरी कहानी हम कल्चर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चले जाएंगे। कारखाना सिस्टम की जो स्टोरी है सर, तो शायद तक 20 तक करेंगे, 18 19 20 है, लेट्स सी, क्योंकि क्लासेस तो मैंने ज़्यादा शेड्यूल करवाए थे, बट उसको 20 या 21 तक होगा। कितना खत्म हो गया सर, ओके। 65 है ना, अभी और 20 घंटा, मतलब 4 दिन होगा। तो वी विल सी दैट 3 to 4 डेज आपको मिल जाएंगे सर, क्या ना, समझे। उसके स्कूल का नखरा रहता है सर, ओके, तो टैकल हो जाएगा सर, क्या चलिए ठीक है, समझो। तो है ना, तो होता है ना सर, हर एक घरों के अंदर होता है। तो यहाँ ऊपर तक कभी कभी आवाज आ जाता है, चलो सर, ओके। तो पेपर 1 नवंबर तक हो जाएगा, मोस्ट ऑफ नवंबर तक हो जाएगा सर, ना। सो इट विल कंटिन्यू टिल नवंबर, नवंबर के मिड तक या एंड तक हम लोग कंप्लीट करेंगे सर। देखो आर्मी में प्रॉब्लम क्या था, कम बैक टू दिस पार्ट, समझो। आर्मी वाज अंडर डेवलप्ड इन टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन। यस, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं हो पाया सबसे ज्यादा। डिसिप्लिन में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्लेव्स वर यूज्ड इन द आर्मी एंड द स्लेव्स वर ऑलवेज लॉयल टू द नोबल हु वर रिक्रूटिंग देम। देखो आर्मी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने सेंट्रल कंट्रोल में लिया था, तो ही हैड टेकन द आर्म्ड फोर्सेस इन द सेंट्रल कंट्रोल। सो बिकॉज़ बोथ ऑफ दिस टू इंस्टीट्यूशंस वर टेकन द सेंट्रल कंट्रोल, वी विल कम टू नो कि दे वर एबल टू डोमिनेट इट आउटसाइड, गेटिंग इट। बट देन इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट वी विल सी कि द आर्मी विल बी कंटिन्यूड अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी। तो खिलजी के बाद जैसे एमबीटी और एफएसटी का टाइम आया, तब तक हमें पता चला है कि नोबल्स वर मेनली द रिटेनर्स एंड द रिक्रूटर्स एंड द प्रमोटर्स ऑफ द आर्मी। हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस के अंदर, ओके। तो ये सबके सब फैक्टर्स इकट्ठे हुए, उसके कारण फिर डाउनफॉल गया। ऑप्शनल के बाद जीएस का कोर्स लेना है प्रीलिम्स के लिए, आप फैक्ट्स देख लीजिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे तो सबके सब फैक्ट्स भी यहाँ ज़्यादातर कवर हो जाते हैं। पर जैसे एक बार पूछा था कल्हा दुरान किसको कहते हैं? कल्हा दुरान ये सैयद लोग टोपी पहनते थे उसको कहते हैं, पर वो हमने नहीं पढ़ा था, इतना कौन पढ़ता है सर, ठीक है ना। तो एक आध सवाल ऐसा आ जाएगा, वो भूल जाना सर, ना समझे। इनफैक्ट अभी वो वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो डाला है मैंने मंगाल सर का, उसको आप देख लेना सर, ना समझे। तो उसमें बोला गया है कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे सर, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। चलिए सर, ठीक है।